रूम के अंदर हमारा मैन कैरेक्टर वीआर हेडसेट लगाए पागलों की तरह पसीना बहा रहा है, जिसके अंदर गेम में उसे फाइनली इसे बीट करने पर कंग्रेचुलेट किया जा रहा है, जिस पर रियल वर्ल्ड में वह मुस्कुरा रहा है। उसने आखिरकार इसे कंप्लीट कर लिया था। ये गेम एक स्कैम गेम माना जाता था, बेसिकली पूरा का पूरा स्कैम था, क्योंकि जब प्रोफेसी ऑनलाइन लॉन्च हुआ था तब हर कोई हाइप में था, जिस पर रीजन ये था कि ये पहला फुली रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी गेम था। एक ऐसा इमर्जन जो पहले कभी नहीं देखा गया, 16K रेजोल्यूशन के साथ, जो रियलिटी जितना परफेक्ट फील होता है। सिर्फ सुन पाना ही नहीं, जो कि हर हेडसेट ऑलरेडी करता है, बल्कि तुम चीजों को स्मेल भी कर सकते हो, जो काफी पिक्यूलियर है, और साथ ही उन्हें फील भी कर सकते हो। अब यही वजह है कि लोग इसे जल्दी ट्राई करना चाहते हैं। एक ओपन वर्ल्ड जो बेहद रियलिस्टिक है, और डेवलपर्स ने एक अजीब प्रपोजल रखा था जिस पर जो भी इस गेम को बीट कर लेगा उसे इमेजरेबल रिचेस मिलेंगी, इतनी कि कोई इंसान 10,000 साल तक लग्जरी में जी सके। ऑब्वियसली ऐसी डिस्क्रिप्शन पर किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन गेम इतना रियलिस्टिक था कि हर कोई इसे एक शॉट देना चाहता था। लेकिन ये सब एक दिन बदलता है, जिस पर असल में ये सब थोड़ा बाद में होता है। कुछ दिन पहले काम पर सब लोग क्लॉक आउट कर रहे होते हैं। हमारा मैन कैरेक्टर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो तेज धूप के नीचे काम करते हुए स्ट्रगल कर रहा है, और आज उसे बचे हुए मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, जो जॉब का सबसे वर्स्ट पार्ट है। वह बाहर की दुनिया में बेटर जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल पार्ट टाइम गेट के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की यही जॉब उसके पास है। उसकी रूटीन बस धूप में जलना और सुपरवाइजर से डांट खाना है, जिस पर जब वह अंदर ही अंदर बिटर फील कर रहा होता है, तभी उसे प्रोफेसी ऑनलाइन एड से एक मैसेज मिलता है। यह मैसेज टॉप रैंक किंग सामा के नाम डायरेक्टेड होता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसने सभी नोटिफिकेशंस डिसेबल किए हुए थे। मैसेज में उसे बीटा टेस्ट में रैंक फर्स्ट होने पर कंग्रेचुलेट किया जा रहा है, और लिखा है कि रिवॉर्ड्स उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिसे उसे चेक करना चाहिए। साथ ही लिखा है कि वह उस वर्ल्ड में लाइफ एंजॉय करता रहे। यह सुनकर वह हंसता है, क्योंकि उसे ऐसे स्कैम मैसेजेस अक्सर मिलते रहते हैं। लेकिन जब वह बैंक अकाउंट चेक करता है तो सच में उसमें 1 मिलियन कोरियन वॉन पड़े होते हैं, जो करीब $7,000 बनते हैं। उसी पल एक कोवर्कर उसके पास आता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि काम पर वापस जाओ, और पूछता है कि ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो, जिस पर उसी सेकंड हमारा मैन कैरेक्टर दौड़ पड़ता है, पूरी तरह स्टन्ड कि गेम से सच में पैसे कमाए जा सकते हैं। यह देखकर उसके अंदर बिलीव जागता है कि शायद 10,000 साल तक जीने लायक पैसे वाली प्रॉमिस सच हो सकती है। और भाई, वह बीटा में टॉप 1 था, तो ऑब्वियस है कि वह इसे ट्राई करेगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत नाइव था। गेम क्रूएल है और किसी को फॉरगिव नहीं करता। प्लेयर्स बस सैक्रिफिशियल पॉन्स हैं, और टावर गार्डियंस प्लेयर्स के साथ उनका कैरेक्टर डेटा भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस डैम डंजन में डोर्स हमेशा रैंडम रहते हैं। सबसे वर्स्ट पार्ट यह है कि जब चेस्ट पर कोई अटैक लगता है जो बेहद हर्ट करता है, तो तुम्हारा रियल बॉडी भी वही पेन फील करता है, और उसे ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। जिस पर यह गेम, जो शुरू में कूल लगता था, धीरे धीरे प्लेयर्स खोने लगता है। हमारा मैन कैरेक्टर अपने पार्ट टाइम जॉब से बस महीने महीने जीने लायक ही कमा पाता था, और अब कुछ लोग उसके डोर पर जोर जोर से नॉक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वह पैसे कब लौटाएगा, रेंट लेट है, और बाहर आने को चिल्ला रहे हैं। लगता है हमारा ये लड़का, जो साफ दिमाग से थोड़ा क्रेजी है, लोन शार्क से भी पैसे बोरो कर चुका था सिर्फ गेम खेलते रहने के लिए, और अब वह दोनों का डेट चढ़ा चुका है। इस क्रेजी सिचुएशन में भी वह अपना सारा टाइम उसी गेम में इन्वेस्ट करता रहा, क्योंकि 10,000 साल की इन्फिनिट वेल्थ वाली प्रॉमिस वह छोड़ नहीं पा रहा था। और अब उसके सामने वह मैसेज आता है जो किंग सैम को गेम कंप्लीट करने पर कंग्रेचुलेट करता है। मैसेज कहता है कि उसने जो एक्सपीरियंस वहां गेन किया है वह एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। हमारा लड़का वीआर हेडसेट उतारता है, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। वह तुरंत बेड पर कूदता है, फोन उठाकर बैंक अकाउंट चेक करता है, और उसी वक्त डेवलपर्स की तरफ से मैसेज मिलता है, या सही कहें तो सभी प्रोफेसी ऑनलाइन प्लेयर्स को मैसेज जाता है कि उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है, क्योंकि किसी ने गेम कंप्लीट कर लिया है, और आज से सर्वर्स इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। ऑब्वियसली हमारा बॉय जानना चाहता है कि उसके रिवॉर्ड्स कहाँ हैं, लेकिन मैसेज में बस इतने साल गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए सबको थैंक यू कहा गया है। यह देखकर वह फोन जमीन पर गिरा देता है, जो पूरी तरह शैटर हो जाता है। वह फ्लोर पर पड़ा खुद से पूछ रहा है, रिवॉर्ड कहाँ है? उसने फिनिश किया है जो उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमली वैल्यूबल होगा, तो श्योरली वह उसके अकाउंट में आएगा। वह बेड पर लेट जाता है और वेट करता है। सूनर और लेटर पैसा आ ही जाएगा। शायद अमाउंट इतना बड़ा है कि ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है, लेकिन ऑब्वियमेंटे उसके अकाउंट में कुछ डिपॉजिट नहीं होता। वह 1 मिलियन जो उसे पहले मिला था वही आखिरी था। अब वह सोचता है कि काश उसने ये स्टुपिडिटी थोड़ा पहले छोड़ दी होती। इसी डाउट के बीच वह अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, और एक वीक गुजर जाता है। एक सुबह वह तेज नॉइज से जागता है, समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। फोन नहीं बज रहा तो फिर क्या है? तभी उसके सामने लेजेंडरी छोटा सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। पहला विंडो कहता है कि मॉस्को में आइस टेस्ट का मेन इवेंट खत्म हो चुका है, वह प्लेस डिस्ट्रॉय हो गया है। अब अर्थ टेस्ट शुरू होगा, जिसकी ड्यूरेशन 43 दिन है। इस दौरान बॉस को डिफीट करना होगा, और इस बार टेस्ट एरिया जापान है। फेलियर की कंडीशन में पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारा मैन कैरेक्टर समझ नहीं पाता ये कैसी मैडनेस है, लेकिन टीवी पर न्यूज साफ दिखा रहा है
रिपोर्टर सबको मॉस्को की सिचुएशन दिखाता है। सिटी पूरी तरह डेवस्टेटेड हो चुकी है और कोई उम्मीद नहीं बची कि लोग सर्वाइव कर पाएंगे। स्ट्रेंज जायंट क्रीचर्स हर तरफ दिखाई दे रहे हैं जो सब कुछ आग लगा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर रिपोर्टर कह रहा है कि मॉस्को में जो हुआ वह जापान की तरफ आ रहा है। इंसिडेंट्स का रिलेशन प्रोफेसी ऑनलाइन नाम के गेम से हो सकता है। मॉन्स्टर्स बिल्कुल उसी गेम के क्रीचर्स जैसे दिखते हैं। जापान का एक आदमी कहता है कि वह ऐसी नॉनसेंस पर बिलीव नहीं करता, ये कोई काइजू मूवी नहीं है। मॉस्को की वीडियोस AI जनरेटेड होंगे, डिस्ट्रक्शन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हुआ होगा। लेकिन हेलीकॉप्टर वाला रिपोर्टर कहता है कि मॉन्स्टर सीधे उनकी डायरेक्शन में आ रहा है और अगले ही सेकंड ट्रांसमिशन कट हो जाता है। लोग उसे कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जो जानता है कि यह टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं है वह हमारा बॉय है। वह तुरंत विंडो की तरफ दौड़ता है, बिना समझे कैसे, लेकिन उसे सर्टेनिटी है कि गेम रियलिटी बन चुका है। उसी पल उसे समझ आता है कि डेवलपर्स का एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रिवॉर्ड क्या था। जब बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, सिस्टम मैसेजेस समझ नहीं पा रहे, हमारा बॉय सब समझ रहा है। उसने जो कुछ गेम में सहा उसकी वैल्यू वही जानता है। इतना ही नहीं, वह अकेला है जिसने गेम फिनिश किया है, मतलब शायद वही अकेला है जो इसे एंड करना जानता है। और एक फ्लैश में उसकी मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाती है। वो फुल एनिमे स्टाइल में डोर खोलता है। स्टे इन इट विद दिस पावर। वो क्या करेगा? दुनिया बचाएगा? नहीं भाई, पहले ढेर सारे पैसे कमाएगा। वो ऑलरेडी रन पर है, सुपर मोटिवेटेड। गेम अभी बेयरली शुरू हुआ है और वह स्ट्रीट्स में स्प्रिंट कर रहा है, किसी की परवाह नहीं। उसे पता है कि जैसे ही बाकी लोगों को रियलाइजेशन होगा, XP और फार्मिंग स्पॉट्स के लिए कंपटीशन हीट अप करेगा। और उसे एक परफेक्ट स्टार्टर डंजन का लोकेशन पता है जो नियर बाय है। जब बाकी लोग क्रेजी वर्कडे के बाद घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वह उनके पास से स्प्रिंट करता निकलता है। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाता है, एंडोर वहीं रुक जाओ। हमारा बॉय डर के मारे जंप करता है। जब वह देखता है तो वह ताको है, उन्हीं इडियट्स में से एक जिससे उसने बहुत पैसे बोरो किए और कभी लौटाए नहीं। वह आदमी कहता है कि वह रे के घर जा रहा था, लेकिन लगता है कि आखिरकार यह बाहर निकल ही आया। डैन इगी उसकी सिगरेट फेंककर उसके चेहरे पर मारता है, जिस पर सीन 1 साल पहले के फ्लैशबैक में चला जाता है, जब यह गेम अभी भी हिट था। उस समय कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज लोगों को लगभग बिना इंटरेस्ट के पैसा ऑफर कर रही थीं। बस उन्हें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस पास करना था, जिसके बाद उन्हें इतना कैश मिल जाता है कि वे ज्यादा गेम खेल सकें और कम काम करें। परफेक्ट कॉम्बो है ना? हमारा लड़का जो पूरा सकर है ऑब्वियसली इसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन असल में वह एक ट्रैप में फंस गया था। आखिर में उस आदमी ने कहा कि वह टेस्ट के कुछ पार्ट्स पास नहीं कर पाया, जिस पर उसे 50% ज्यादा पे करना पड़ेगा। उन ह्यूज फीस की वजह से वह ऐसे डेट में फंस गया जिसे वह कभी खत्म नहीं कर सकता था। और अब ताको कह रहा है कि टाइम आ गया है कि वह अपना उद्धार चुकाए। एंडू जवाब देता है कि इंटरेस्ट शुरू से ही अब्यूसिव था और पूरा डील शेडी है, जिस पर ताको कहता है कि जो लोग पैसे उधार लेते हैं वे हमेशा ऐसे ही एक्सक्यूजेस बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वह यहाँ किसी और रीजन से आया है। उसे याद है कि एंडू हर दिन उस डैम्ड गेम को खेलता था और उसने सुना है कि वही गेम शायद दुनिया की करंट सिचुएशन से जुड़ा है। यह सुनकर वह उसे नेक से पकड़ लेता है और डिमांड करता है कि उसके पास जो भी इन्फो है वह सब दे दे। लेकिन हमारा बॉय बस कहता है कि अपने फिल्थी हाथ उसके कॉलर से हटाओ। सकर अपनी पेशेंस खो रहा है और पूछता है कि क्या एंडो को पता है वह किससे बात कर रहा है, जिस पर एंडो कहता है ठीक है, तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, एक पीस ऑफ इन्फो देता हूँ। और फिर वह नोविस पंच एबिलिटी एक्टिवेट करता है। ये पंच 50% ज्यादा डैमेज डील करता है और वह पूरा जोजो स्टाइल कॉम्बो निकाल देता है। बेचारा ताको बुरी तरह रैक हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है और हमारा बॉय कहता है कि गेम बदल चुका है और इस नए वर्ल्ड में टॉप पर मैं हूँ। वह नोटिस करता है कि ताको हिट सह नहीं पाता, वह ऑलरेडी नॉकड आउट हो चुका है। फार्म किंग फिर से रनिंग पर लौट जाता है, अनस्टॉपेबल। पास में खड़ी एक कार के पास एक गर्ल और हुडेड गाय ये एबिलिटी देख लेते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये गेम से जुड़ी पावर है। गर्ल अपनी चिन छूते हुए कहती है कि उसने इतनी जल्दी इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बात क्लियर है, सोसाइटी को डिफाइन करने वाले लॉज कोलैप्स होने वाले हैं और पूरा वर्ल्ड रिवराइट होने जा रहा है। उधर हमारा डेस्परेट बॉय गोट सैंक्चुरी पहुंच चुका है। अब कोई डाउट नहीं कि यह वही डंजन है जो गेम में था। वह पास खड़ी एक इंटरेस्टिंग कार देखता है और सोचता है कि कोई पहले से यहाँ कैसे है। फिर वह डंजन की स्टेयर्स चढ़ता है और बीच में ब्लड की स्मेल फील करता है। उसे डर लगता है क्योंकि यह वर्ल्ड अब सुपर कंपेटिटिव है, नप रहा है। वह ऑलरेडी लेट आ चुका है। किसी ने पहले ही सब मॉन्स्टर्स काट डाले हैं और सिर्फ एक नहीं, पूरा ग्रुप है। एक जोकर जैसा गाय कहता है कि अगर वह यहाँ तक आया है तो वह भी प्लेयर होगा। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उन्होंने सच में सब मार दिया। ऑस्कर जवाब देता है कि हाँ, वे फ्लेमिंग लिजर्ड्स हाई लेवल क्रीचर्स थे। यह सुनकर एंडू कंफ्यूज होता है क्योंकि वह जानता है कि वे गेम के वीकेस्ट मॉन्स्टर्स हैं। तभी चोकर पहने गाय हुड हटाता है और कहता है कि चूंकि वह अकेला है वे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि वह उसका सबऑर्डिनेट बनेगा और अपनी कमाई का आधा पैसा देगा, जिसके बदले वह उसे प्रोटेक्ट करेगा। ग्रुप बस देख रहा है और ऑब्वियसली एंडर मना कर देता है, सॉरी कहता है, लेकिन वह सन जिन वू वाली सोलो लेवलिंग वाइब में है। उसे पूरा यकीन है कि यह लोग इस जगह के बॉस के सामने टिक नहीं पाएंगे। यह सुनकर ग्रुप साइड में जाकर प्लान बनाता है कि इस लड़के को किल कर देंगे। वे कहते हैं कि जो प्लेयर उनकी पार्टी में नहीं है वह ऑब्स्टेकल है। टिट कहता है कि जिसने भी उससे डिसएग्री किया उसका एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। इस जगह का बॉस फ्लेमिक गोट कहलाता है।
जिसे मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे रीस्पॉन होने में 7 दिन लगते हैं और ऑब्वियसली वह रिस्क नहीं लेना चाहता कि ये नया आया लड़का फाइनल ब्लो मार दे। प्लान यह है कि बॉस मरने तक इसे रूम में एंटर नहीं करने देंगे। गेट खुलने में 5 मिनट्स बाकी हैं और सब अपनी पोजीशन में खड़े हैं। हमारा बॉय पॉकेट में हाथ डाले रिलैक्स खड़ा है, जिस पर वे लोग पास आकर पूछते हैं कि क्या सच में वह उन्हें रोकने की हिम्मत रखता है। वे कहते हैं कि बेहतर है वह बिना हिले खड़ा रहे। प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। वह सोचता है कि चाहे तो अभी सबको हरा सकता है, लेकिन फिलहाल छोड़ देता है। उसे यकीन है कि बॉस को मारना आसान होगा जब यह सब वाइप हो जाएंगे। 2 सेकंड्स बचते हैं और डोर खुल जाता है। ग्रुप अंदर चला जाता है, जबकि एंडो छोटी वॉल के पास पॉकेट में हाथ डाले खड़ा है। स्ट्रॉ से टी सिप करता है। अंदर एक जिगैंटिक रूम है। टाइटनेक टैंक को थम्स अप देता है और कहता है कि उसके पास एपिक ग्रेड शील्ड है, डिफेंड करना आसान होगा। लेकिन तभी सबके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। तेज हवा चलती है और फ्लेम्स चारों तरफ एपियर होती हैं। लीडर समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि जो सामने आता है वह फ्लेमिंग गोट नहीं बल्कि हेल फायर गोट है। क्रीचर उन्हें घूरता है, जोर से रोर करता है और सबको रूम में उछाल देता है। कोई दीवार से टकराता है, कोई जमीन पर गिरता है और सब ब्लड कॉफ करने लगते हैं। लीडर रियलाइज करता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है। निंजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। टाइट टैंक्स को ऑर्डर देता है कि बॉस का अटेंशन खींचो। वे हेजिटेट करते हैं, लेकिन यही सर्वाइवल का लास्ट चांस है। टैंक डिफेंस स्किल एक्टिवेट करता है, जबकि क्रीचर बिल्डिंग जितना बड़ा हैमर तैयार कर रहा है। बेचारा जानता है कि वह इसे टैंक नहीं कर पाएगा और जैसे 1+1 2 होता है, हैमर सीधा उसके सिर पर गिरता है। वह 3 टन के वेट से क्रश हो जाता है। हैमर उठता है और वह पैनकेक बन चुका होता है। स्ट्रेंजली बॉस उसका शील्ड उठाकर मुंह से तोड़ देता है। यह देखकर सब और डर जाते हैं, क्योंकि वह एपिक ग्रेड शील्ड था। लीडर सोचता है कि हेलफायर गोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फ्लेम गोट होना चाहिए था, जिसे सही स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता था। लेकिन असल में क्या हुआ, ये सिर्फ एंडू जानता है। लगता है गेम के फाइनल अपडेट्स में इस मॉन्स्टर को अर्ली गेम में स्वैप कर दिया गया था, क्योंकि पहले ये बहुत इजी था और लोग इसे अब्यूज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ हार्डर डाल दिया। और अब टाइटन समझ जाता है कि दुनिया गेम के लेटेस्ट वर्जन पर स्विच हो चुकी है, कोई पुराना वाला नहीं है। वह ये जानना चाहता है कि वह लड़का बाहर क्यों रुका था और क्या उसके पास कोई प्लान था। वह डोर पर बैंग करता है, बाहर वाले से हेल्प मांगता है, कहता है कि रिवॉर्ड्स का बड़ा कट देगा, लेकिन ऑब्वियसली उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लीडर चिल्लाता रहता है, बार बार चिल्लाता है, तभी पीछे से कुछ अप्रोच करता है। बॉस फिर से हैमर स्विंग करता है और सबको दोबारा उड़ा देता है। बेचारे सबको यकीन हो जाता है कि ऐसे चलता रहा तो सब वाइप हो जाएंगे। अचानक एंडू डोर खोलता है और कहता है कि जो भी लीड कर रहा है वह प्रिपेयर्ड नहीं लगता। टाइटनेक को यकीन हो जाता है कि उसकी पूरी ग्रुप को उस ब्रैट ने डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज किया। तभी बाकी ग्रुप भागने की बात करता है, कहता है किड को अकेले डील करने दो। लेकिन जब गर्ल भागने लगती है तो हमारा बॉय अपना पैर आगे कर देता है और वह सीधे मुंह के बल गिरती है। वह किसी पर मर्सी नहीं दिखाता। इसके बाद न वह और न कोई और रूम से निकल पाता है। लीडर डेस्परेट होकर आता है, डोर खुला छोड़ने की भीख मांगता है, कहता है जैसे ही वह अंदर आएगा वह निकल जाएगा, लेकिन उसका सिर्फ हाथ ही अंदर फंस पाता है। बॉस पास आता है और कहता है यह आदमी बहुत चिल्लाता है। वह हैमर उठाता है और कहता है यही उसकी लाइफ का एंड है। इस बार हमारा बॉय उसे बचाता नहीं है। वह आदमी जेली की तरह कुचल दिया जाता है। बाकी ग्रुप डरा हुआ है और सोच रहा है कैसे जिंदा निकलेंगे। एंडू पुराने लीडर की स्वॉर्ड उठाता है और कहता है आदमी वीक था, लेकिन ब्लेड बुरा नहीं है। बॉस फिर हैमर उठाता है और पूछता है क्या लड़का मरने को इतना ईगर है। वह हैमर जमीन पर मारता है, लेकिन हमारा बॉय पहले ही उसके सिर के पीछे जंप कर चुका होता है और पूछता है कब से ऐसे मॉन्स्टर बात करने लगे। वह 2 स्लैशेस मारता है और दोनों से बॉस के हॉर्न गिर जाते हैं। वह बचे हुए 2 मेंबर्स को देखता है और ऑफर देता है, अगर वे 10 मिलियन दें तो वह उन्हें सेव करने पर कंसिडर करेगा। गर्ल कंफ्यूज होकर पूछती है क्या वह सीरियस है। वह कहता है हाँ। हम्बल होकर 1 मिलियन पर पर्सन कर देता है। दोनों कंप्लेन करते हैं कि गेम अभी शुरू हुआ है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। वह साफ एडवांटेज ले रहा है। वह कहता है सिंपल है, अगर पैसे नहीं है तो बॉडी से पे करो। अगर वे कसम खाएं कि अब से उसकी सर्विस करेंगे और मॉन्स्टर्स से अर्न्ड चीजों का 90% देंगे तो डेट जल्दी उतर जाएगा। दोनों डर जाते हैं और कहते हैं जो मरा वह भी इतना क्रूअल नहीं था। तभी बॉस पीछे से चिल्लाता है कि उसके हॉर्न काट दिए गए। वह फायरबॉल फेंकता है। मेज गर्ल बैरियर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं करता। एंडू अटैक डॉज कर देता है और दोनों जमीन पर गिरते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है इंप्रेसिव है कि वे फिर बच गए। वह क्यूरियस है कब तक सरवाइव करेंगे। अचानक दोनों एक्सप्रेशन बदलते हैं और कहते हैं ऑफर फेयर है। वे एक्सेप्ट करते हैं। डील हो जाती है और वह कहता है अब फाइनली शुरू कर सकता है। वह बॉस की तरफ मुड़ता है और कहता है काफी समय हो गया इसे मारे हुए। मॉन्स्टर जवाब देता है उसे याद नहीं कि कभी वह इससे हारा हो। एलाइस को भी लगता है यह इम्पॉसिबल है, क्योंकि शायद एक और अपडेट हुआ था। क्रीचर पहले इतना स्ट्रांग था कि बाद में इसे ऐड करके फिर पुराने वर्जन पर रिवर्ट कर दिया गया था। मॉन्स्टर अटैक करने आता है,
लेकिन हमारा बॉय जाइंट हैमर पर स्लैश मारता है और उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। क्रीचर कंफ्यूज होता है, तभी एंडू चार्ज करता है और कहता है लेवल 50 भी ऐसे हिट पर फ्लिंच करता है, लेकिन उसे ट्रिक पता है। मॉन्स्टर बेसिक अटैक करता है, लेकिन वह स्ट्राइक्स को साइड में डिफ्लेक्ट करता रहता है। वह फिर पीछे जाता है और इस बार आई पर डायरेक्ट कट मार देता है। दूर खड़े एलाइज देखते हैं कि वह सच में क्रीचर को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। वे चीयर करने लगते हैं कि वह जीत जाए ताकि सब जिंदा निकलें। एंडू कहता है ये बेवकूफ चीयरिंग बंद करो और अटैक्स डॉज करता रहता है। बॉस कहता है डॉज अच्छा है, लेकिन एक हिट लगा तो खत्म। तभी वह वॉल से टकराता है और बॉस कहता है ट्रैप में फंस गया, अब कॉर्नर्ड है। रिस्पेक्ट के तौर पर वह उसके लास्ट वर्ड्स पूछता है। एंडर जवाब देता है जिसने एक भी हिट लैंड नहीं किया वह काफी कॉन्फिडेंट है। मॉन्स्टर ब्लैक फ्लेम अटैक चार्ज करता है। यह वह फायर है जो सब जला देती है। लेवल 99 प्लेयर भी मर सकता है, लेकिन इसमें फ्लॉ है, एक्टिवेट होते ही यूजर एक्सपोज्ड हो जाता है। इसलिए लीथल होने के बावजूद स्किल उतनी ग्रेट नहीं है। यही परफेक्ट मौका है। हमारा बॉय वॉल से हैमर पर जंप करता है, सीलिंग तक जाता है और फुल स्वैग में खुद को लॉन्च करता है। वह विप जैसी स्ट्राइक मॉन्स्टर के सिर के बीच में मारता है। यह वही स्ट्रैटेजी है जो उसने लो लेवल पर भी इसे हराने के लिए बनाई थी। जैसे ही स्ट्राइक हेड पर लगती है, ब्लैक फ्लेम मॉन्स्टर के माउथ में ट्रैप हो जाती है और वह अंदर से टूटने लगता है। एंडू पीछे हटता है और कहता है नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं। मॉन्स्टर अंदर से जल जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि यूनिक क्रीचर डिफीट हो गया। दोनों डम एलाइज इमोशनल हो जाते हैं कि वे सच में बच गए। सबसे शॉकिंग ये है कि उसने बिना स्क्रैच बॉस को मार दिया। मैसेज आता है कि वह दुनिया का पहला प्लेयर है जिसने यूनिक क्रीचर को मारा। उसे फर्स्ट स्लेयर टाइटल मिलता है। एंडू को अजीब लगता है क्योंकि ओरिजिनल गेम में उसने ये नहीं देखा था, लेकिन चेक करने पर यह ओपी निकलता है। यह टाइटल बॉसेस के खिलाफ डैमेज 50% बढ़ा देता है। क्योंकि वह पहला है जिसने टाइटल इक्विप किया, उसे एक और मिलता है जो सब ऑक्यूपेशन लेने की एबिलिटी देता है, मतलब सेकेंडरी क्लास जैसा कुछ। सिस्टम पूछता है क्या अभी एक्सेप्ट करना है और वह तुरंत यस कहता है, लेकिन क्लास चूज करने के बाद चेंज नहीं हो सकती। वह एक सेकंड हेजिटेट करता है और सोल स्मिथ वाली ऑप्शन चुनता है। यूआई ग्लो कर रहा है और दिखाता है ये क्लास पैसा कमाने के लिए परफेक्ट है। अब आइटम्स चेक करने का टाइम है। गर्ल कहती है उसने सुना है इस बॉस का रिवॉर्ड सीवर्स की है, लो लेवल प्लेयर्स के लिए परफेक्ट जगह जहां इजी लेवलिंग और लूट मिलता है। उसके पास खड़ा लड़का भी कहता है हाँ वह प्लेस सुपर गुड है, सब अंदर जाना चाहते हैं। एंडो की को हल्का सा टच करता है और कहता है वे सही हैं, लेकिन ये रेयर नहीं है। ड्रॉप रेट 100% है। दोनों समझ जाते हैं कि उसे उस आइटम में इंटरेस्ट नहीं है और उनकी सोच उससे अलग है। तभी एंडोगोड डैगर दिखाता है और कहता है ये वाला, हाँ ये वाला सच में लकी आइटम माना जा सकता है। वह एक गिरे हुए पत्थर के पास जाता है, डैगर उसके ऊपर रखता है और वह बटर की तरह स्लाइड कर जाती है। बिल्कुल पुराने हॉट नाइफ चैलेंज जैसा जो यूट्यूबर्स किया करते थे। फिर हमारा बॉय सिस्टम चेक करता है और कहता है ये अभी भी इनफ नहीं है। वह बस उम्मीद करता है कि अगले मटेरियल्स थोड़ा आसान मिलें। सब ऑक्यूपेशंस नाम से ही साफ है कि ये मैन ऑक्यूपेशन के अलावा वाली ऑक्यूपेशंस हैं। कुछ बेकार होती हैं और कुछ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं। और सोल स्मिथ चॉइस टॉप टियर में से एक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर चीज के पास सोल फ्रैगमेंट है। प्लांट्स, मिनरल्स, ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स, सबके पास। और उन मटेरियल्स को पाकर किसी भी चीज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जितना टाइम उसने गेम खेला, यह अकेली ऑक्यूपेशन थी जिसमें गेम बीट करने का चांस था। वह अपनी वेपन पर सोल आई स्किल एक्टिवेट करता है। सिस्टम बताता है कि आइटम को सोल स्मिथ स्किल से अवेकन किया जा सकता है और उसके लिए एक मेज का सोल फ्रैगमेंट चाहिए। लड़का गर्ल की तरफ देखता है और सोचता है शायद वही उसका क्लास है। सिस्टम दिखाता है कि उससे एफ रैंक फ्रैगमेंट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशन है अगर वह उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो एक्सट्रैक्शन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वह जमीन में डैगर घोंपता है और पूछता है क्या सच में वे उस की से लेवल अप करना चाहते हैं। दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। वह कहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और जो भी आइटम ड्रॉप होगा वह रखेगा, लेकिन वह फीस में डिस्काउंट देगा और वे जल्दी लेवल अप कर पाएंगे। दोनों उसे थैंक करते हैं और एंजल कहते हैं। एंडू कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही फ्रैगमेंट लेने का ऑप्शन खुल जाता है। एक छोटा जार जैसा कंटेनर दिखता है। सोल स्मिथ एक्टिवेट होता है। डैगर ग्लो करने लगता है और पर्पल ऑरा में ढक जाता है। डैमेज बढ़ जाता है और सोल स्लैश एबिलिटी मिलती है। वह हाथ आगे बढ़ाकर स्लैश करता है और अचानक एक रिफ्ट खुल जाता है। पूरा एरिया रोशन हो जाता है। एक आदमी पूछता है किसी ह्यूमन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। एंडू थोड़ा डिसअपॉइंटेड है और कहता है फिलहाल इतना ही कर सकता है, कम से कम नेक्स्ट स्टेप के लिए मिनिमम तैयार है। वह गर्ल की तरफ मुड़ता है। वह डर जाती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके चला जाता है। बाहर जाकर वह प्रेयर करता है और डेड प्लेयर्स का पैसा भी ले लेता है। दोनों फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि यह लड़का गोड से भी ज्यादा डेंजरस है। अगला सीन में वह कोर्टयार्ड से होकर वेल के पास जाता है। उसे पता है ये सीक्रेट डंजान लो लेवल फार्मिंग के लिए अच्छा है। नॉर्मली लोग ग्रुप में आते हैं, लेकिन उसके पास डैगर है तो सोलो जाना बेटर है। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरता है, एक कॉइन उसकी तरफ आता है और वह उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। 3 लोग सामने आ जाते हैं और कहते हैं यह उनका एरिया है।
वह रुकता नहीं है और पूछता है क्या यह जगह उनकी है। लीडर कहता है रूल सिंपल है, जो पहले आएगा स्पॉट उसका। वह कहता है ग्रुप के लिए दूसरी जगह बता देगा, लेकिन वे माना कर देते हैं। अगर उसके पास पैसा है तो थोड़ी देर फार्म कर सकता है। एंडो पूछता है कितना। वे कहते हैं 50,000 एक घंटे के। वह तुरंत 50 दे देता है और कहता है हाल ही में कुछ पैसे मिले थे, लेकिन मन में तय कर चुका है कि स्ट्रांग होकर इन्हें मारेगा और पैसा वापस लेगा। वह वुल्फ केव में एंटर करता है और चारों तरफ से वुल्व्स घेर लेते हैं। यह डायमंड वुल्व्स हैं, मिड टीयर क्रीचर्स जो मनी फार्मिंग के लिए परफेक्ट हैं। वह सोल स्लैश यूज कर सकता है, लेकिन कूल डाउन का रिस्क है, इसलिए अभी नॉर्मल फाइट करेगा। वुल्व्स चार्ज करते हैं और वह आसानी से हेड्स और लिम्स काट देता है। कुछ ही देर में वुल्व्स खत्म हो जाते हैं। वह टी निकालकर बैठता है, तभी पीछे से एक आदमी पंच मारने आता है। वह समय पर मुड़कर अटैक डिफ्लेक्ट करता है और डैगर निकालता है। स्लैश सीलिंग में एक्सप्लोजन कर देता है। बफ गाय कहता है ये डेंजरस था। एंडू समझ जाता है कि गेम शुरू होते ही ये लोग फाइट के आदी हैं। वह कहता है उसे टायर्ड समझकर गार्ड ड्रॉप होने का सोचना ही उनकी गलती थी। क्रेजी आदमी खुद मानता है कि वह अनसस्पेक्टिंग लोगों पर अटैक करना पसंद करता है। एंडू समझ जाता है कि यही उनका प्लान था। वे बेस्ट हंटिंग ग्राउंड पर रुककर लोगों को लूट करते हैं। लीडर आता है और कहता है अब सब क्लियर है। एंडू कहता है उन्हें पहले से शक था, क्योंकि और कोई ग्रुप वहां नहीं था। अब प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों के वेपन स्ट्रांग हैं। एक के पास ब्रास नकल्स हैं जिनमें एक्सेलरेशन एबिलिटी है, दूसरे के पास वाइब्रेशन सोर्ड है जो किसी मटेरियल को काट सकती है। लीडर रिंग पहने हैं जो सिचुएशन और खराब कर सकती है। कैप्टन कहता है वह सॉरी बोलकर कंसोलेशन देगा। वह कॉइन्स एंडो की तरफ फेंकता है। ये कॉइन एक्सप्लोजन रिंग है। लीडर कहता है कॉइन्स लेकर चला जा सकता है, लेकिन एंडो इतना भी डम नहीं है। वह डैगर्स जगल करता है और कहता है उन्होंने रॉन्ग टारगेट चुना है। तीनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। वह टॉन्ट करता है कि तीनों मिलकर भी एक कॉइन के बराबर नहीं है। लीडर स्नैप करता है और कॉइन एक्सप्लोजन ट्रिगर हो जाता है। फिस्ट वाला और सोर्ड वाला उस पर झपटते हैं। पहला पंच आता है और एंडू पीछे डॉज कर जाता है। उसी पल वाइब्रेशन स्वॉर्ड वाला पीछे से आता है। एंडू पीछे से उस वाइब्रेशन को ब्लॉक करता है और साथ ही डैगर से अटैक मारकर पंच वाले को साइड में फेंक देता है। वह कहता है जो ये हरकत कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट समेत हिसाब लिया जाएगा। लीडर कहता है उसके पास परफेक्ट कॉइन है पेमेंट के लिए। वह फिर फिंगर स्नैप करता है और कॉइन्स की ढेर एंडो की तरफ उड़ती है। उसे डॉज करने के लिए भागना पड़ता है। तभी फिर वाइब्रेशन वाला आ जाता है और एंडो को रुककर ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन उस आदमी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी वाइब्रेटिंग स्वॉर्ड हमारे बॉय के डैगर की हार्डनेस सह नहीं पाएगी। बड़ा वेपन हमेशा नहीं जीतता, यूज करना आना चाहिए। वह लगभग उसकी गर्दन काट देता है। लीडर दूर से देख रहा है और कहता है सिचुएशन ट्रिकी हो रही है, पर अभी कंट्रोल में है। प्रॉब्लम यह है कि लड़का एपिक वेपन यूज कर रहा है जो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। लीडर फिर पैसे फेंककर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, लेकिन एंडू फिर डॉज कर जाता है। तभी ब्रास नकल्स वाला एक्सेलरेशन एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि वाइब्रेशन वाला भी उछल जाता है और डैगर हवा में घूमता है। वह आदमी सेलिब्रेट करने लगता है कि लड़का मर गया। लीडर नीचे झुककर डैगर उठाता है और कहता है वेपन अच्छा हो तो भी यूजर ट्रैश हो तो कोई फायदा नहीं। तभी एंडू सोल रिस्ट्रेंट स्किल एक्टिवेट करता है। चेन स्मोक के अंदर से निकलकर दो लोगों को हवा में उठा लेती हैं। वह कहता है सोल को चेन से बांधने का दर्द इमेजिन से भी ज्यादा होता है। लीडर डैगर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फाइटिंग जानता ही नहीं। एंडू उसका हाथ पकड़कर कहता है वह बहुत स्लो है। लीडर शर्ट में छुपे कॉइन्स दिखाकर कहता है अब सब साथ एक्सप्लोड होंगे, लेकिन एंडू चेन से सारे कॉइन्स उसी के साथ लॉक कर देता है। सोल रेस्ट्रेंट उसकी एबिलिटी सील कर देता है और वह कुछ नहीं कर पाता। एंडू बताता है कि यह स्किल तभी काम करती है जब लेवल गैप बड़ा हो। लीडर शॉक्ड है। वह पहले से लेवल 7 है और गेम अभी शुरू हुआ है। एंडू कहता है बिगिनर के लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसे और कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए सोल फ्रैगमेंट्स निकालने के लिए। बफ वाले से फ्रैगमेंट लेने के लिए उसकी हंगर सेटिस्फाई करनी होगी। वाइब्रेशन वाले को उसकी छोटी बहन ढूंढने में हेल्प करनी होगी। लीडर कुकी से फ्रैगमेंट लेने के लिए उसे डीप फियर में डालना होगा। अभी सिर्फ कुकी वाली कंडीशन पूरी हो सकती है। कुकी चेन्स में फंसा रो रहा है, कहता है छोड़ दो वरना मर जाएगा। एंडू ब्लेड की टिप छूकर कहता है अभी मरा तो बुरा होगा। वह कहता है उसे उसकी आंख, खून और ऑर्गन्स निकालने होंगे। इस नए हंटर्स और प्रे वाले वर्ल्ड में ट्रांसप्लांट आसान है और लोग डिमांड करेंगे। 50 जो दिए थे उसका इंटरेस्ट लेने का टाइम है। आन कहता है लड़का पागल है और सच में कर सकता है। एंडू सोचता है इतना एफर्ट क्यों करेगा। जैसे ही वह कहता है कुकी बेहोश हुआ तो सब एक्सट्रैक्ट करेगा, कुकी डर से रोने लगता है। डीप फियर एक्टिवेट होता है और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसे एक और F रैंक मेज सोल फ्रैगमेंट मिल जाता है तो 3 जमीन पर गिरते हैं और हांफते हुए उठते हैं। तभी 3 पेपर्स और पेन सामने आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़कर सब डर जाते हैं। 90% अर्निंग सरेंडर और कंप्लीट ओबीडियंस। एंडू पूछता है कंप्लेन करेंगे। वे कहते हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट है। साइन होने से पहले वे खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं, लेकिन कंडीशन है क्लॉज तोड़ा तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। एंडू पूछता है इन्हें कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था। कुकी पूछता है उसे कैसे पता। एंडू कहता है इतना इक्विपमेंट वीक प्लेयर्स के पास नहीं हो सकता। तीनों डर जाते हैं, कहते हैं बॉस को पता चला तो मार देगा। एंडो उसके चेहरे पर पैर रखकर कहता है नया बॉस कौन है भूल गए क्या। आन कांपता है और भागने की कोशिश करता है,
लेकिन फिर चैन में जकड़ जाता है। अब उन्हें समझ आता है यहाँ से एस्केप नहीं है। लेवल गैप उनकी सोच से भी ज्यादा है। अब साफ है पुराने वर्ल्ड के लॉज उस पर अप्लाई नहीं होते। वह लेवल 36 पर है और गेम अभी शुरू हुआ है। बाकी लोग 7 के आसपास हैं। गैप बहुत बड़ा है। वह इन्हें आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ एक स्किल यूज की है। अगला सीन एक एम्यूजमेंट पार्क जैसा है। सर्कस चल रहा है, फायर ट्रिक्स हो रहे हैं और स्टेज पर एक आदमी को बार से टकराकर जमीन पर पटका जाता है। गेम शुरू होते ही लोग केजेस में एंस्लेव हो रहे हैं। बुलकट उस आदमी को मारता है और चिल्लाता है सिंपल मिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। बार्स के पीछे से कोई कहता है वह मर जाएगा। सिविल आदमी कहता है मरने दो। तब कोई अंदर आता है और पूछता है उसके बारे में क्या कह रहे हो। क्लाउन मेकअप वाला बॉस है। वह बीटन आदमी के पास जाकर कहता है उसने बहुत सफर किया। बुलकट को समझाता है गिल्ड स्ट्रेंथ खो रही है, चाहे कोई इनकॉम्पिटेंट हो ऐसे मत मारो। बुलकट कांपने लगता है। बीटन आदमी थैंक कहने की कोशिश करता है, लेकिन विप घूमकर उसके स्कल पर लगता है। क्लाउन कहता है इनकॉम्पिटेंट एनिमल्स को ऐसे ट्रीट करते हैं और जो जॉब नहीं करेगा उसका यही हाल होगा। तब सीर में 3 बीटन लोग पहुंचते हैं। क्लाउन का एक्सप्रेशन बदल जाता है और कहता है वे जल्दी आ गए, वे रिपोर्ट देने आए हैं। उन्हें पीटा गया और उस जगह को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्लाउन तुरंत नोटिस कर लेता है कि कोकी के हाथ में वह रिंग नहीं है और पूछता है रिंग कहाँ है जो मैंने दी थी। कोकी घबराकर समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पीटा गया और वहां जो आया था वह प्लेयर भी नहीं था, वह मॉन्स्टर था। लेकिन जवाब में सीधे विप का अटैक उसके चेहरे पर पड़ता है। वॉलमार्ट जोकर चिल्लाने लगता है और कहता है क्या उन्हें समझ नहीं आया कि अब वे किस वर्ल्ड में जी रहे हैं। उसे शर्म आती है कि उसने इतना ट्रैश एक ही गिल्ड में इकट्ठा कर लिया। एड्रियन और आन चुप खड़े सोच रहे हैं कि बाकी गिल्ड वाले तो पहले ही भाग गए। वे बुरी तरह पिटे और बेल कर गए। क्लाउन फिर चिल्लाता है और कहता है बुल कट के लिए नया काम है, उसे जॉनी कुन नाम के आदमी को लाना है। तभी एक व्हाइट टाइगर का पंजा कुकी के सामने आता है। वह कांपता है और कहता है अगर यह बीस्ट छूट गया तो वह नहीं बचेगा। लेकिन क्लाउन कहता है टिगी के डिनर का टाइम है। बीस्ट काटने ही वाला होता है कि तभी हमारा सोलो परफॉर्मेंस बॉय पहुंच जाता है। वह सीधे टाइगर के सिर पर किक मारता है। टाइगर दूर जा गिरता है और उसकी गर्दन ट्विस्ट हो जाती है। जोकर जॉनी कॉन्ग को पुकारता है, लेकिन जवाब में एंडू सामने आता है। वह कहता है जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसे कोई नहीं मारेगा क्योंकि वे उसके लिए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मनी है। जोकर उदास चेहरे से टाइगर के पास जाता है। उधर तीनों बेवकूफ एंडू से पूछते हैं इतना लेट क्यों आया। वह जवाब देने ही वाला था कि पीछे से विप का अटैक आता है, लेकिन एंडू बिना पीछे देखे विप को क्लीन कट कर देता है। जोकर कांपने लगता है। एंडू कहता है उसे फिर दोहराना पड़ेगा, उसने उन तीनों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्लाउन गलती कर रहा है। बुलकट उनसे पूछता है क्या उनके दिल में ऑनर नहीं है। बॉस ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वे बिट्रे कर रहे हैं। वे साफ कहते हैं ऐसे पागल बॉस के लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। एंडू केजेस में बंद लोगों की तरफ मुड़ता है और कहता है जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। वे पूछते हैं क्या उन्हें इस हेल से आजादी मिलेगी। एंडू कहता है हाँ। इस बार वह 50% डील देता है। जिनके 90% वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वे गुस्सा हो जाते हैं। जोकर भड़क उठता है और कहता है वह सबको मार देगा। वह गिल्ड मास्टर कार्ड निकालता है और अथॉरिटी दिखाता है। उसका नाम आंड्रे है। वह कहता है जापानीज गवर्नमेंट ने उसे यह आइटम दिया है। मॉस्को की तबाही के बाद सरकार ने जल्दी गिल्ड मास्टर्स ऑर्गेनाइज किए ताकि डंजन्स में एंट्री हो सके। गोल्डन कार्ड वाला सबके ऊपर है, पुलिस भी इंटरफियर नहीं कर सकती। एंडू कहता है सरकार ने कार्ड्स जल्दी बांट दिए जबकि वह डंजन में था, उसे भी बस एक ऐसा कार्ड चाहिए। क्लाउन कहता है गिल्ड मास्टर बनना आसान नहीं है, रैंक भी सर्टिफाइड प्लेयर होना पड़ता है। फिर वह गन निकालकर शूटिंग शुरू करता है। बुलेट्स एंडो की तरफ आती हैं, लेकिन वह एफ रैंक मेज स्पिरिट समन करके सोल बैरियर एक्टिवेट कर देता है। यह लेवल 25 स्किल है जो मेज सोल फ्रैगमेंट से चलती है। जोकर वॉल तोड़ने की तरह बुलेट्स वेस्ट करता रहता है और मॉस्को की बातों का स्पीच देता है। एंडो पूछता है क्या उसे समझ नहीं आया कि डंजन में गन्स बेकार हैं, वह रैंक बी कैसे हो सकता है, शायद ब्लफ किया है। एंडू बैरियर को आगे पुश करता है और क्लाउन को दीवार से दबा देता है। वह हिल नहीं पाता। स्किल डीएक्टिवेट होती है। एंडू कहता है अब एबिलिटीज वेपन से ऊपर हैं, उसे टॉय से प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ देना चाहिए। केज वाले लोग शॉक्ड हैं। एंडू उन्हें आखिरी चांस देता है 50% कॉन्ट्रैक्ट का। अब सब ईगर हैं क्योंकि जीत साफ दिख रही है। जोकर कहता है अथॉरिटीज एंडाउ को नहीं छोड़ेंगी क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। एंडू पूछता है क्या उसने खुद नहीं कहा था कि अब पावर ही सब कुछ है। जोकर चुप हो जाता है। वह फेस टू फेस खड़ा रहता है और आखिर क्रश हो जाता है। एंडू सोचता है अब उसके पास काफी लोग काम करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। वह सिस्टम चेक करता है और सोचता है अगर सब पैनिक कर रहे हों और वह टेस्ट फिनिश कर दे तो परफेक्ट होगा। सिस्टम दिखाता है 29 डेज 23 आवर्स में सब अनाइलेट हो जाएगा। प्लेयर एसोसिएशन की बिल्डिंग बन चुकी है। 2 दिन में सिस्टम रेडी है। स्ट्रीट पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि रैंक बी प्लेयर की सैलरी क्रेजी हाई है। कोई कहता है रैंक बी देश के टॉप 1% में आते हैं और पूरे देश में सिर्फ 9 हैं। एंडू चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अब प्रोफेसी ऑनलाइन रियलिटी बने 2 हफ्ते हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने टेस्ट कंप्लीट करने वालों के लिए ह्यूज रिवॉर्ड अनाउंस किया।
कई लोगों ने ट्राई किया लेकिन रिजल्ट डिजास्ट्रस रहा। अब हर प्लेयर के लिए प्लेयर एसोसिएशन में रजिस्टर करना मैंडेटरी है। जो रजिस्टर नहीं करेगा उसे टेस्ट या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। एंडू चलते हुए सोचता है इसमें बहुत पैसा है और उसे सबका पैसा चाहिए। तभी उसे फील होता है कोई उसे देख रहा है। कुछ तेज चीज उसकी तरफ आती है और वह साइड में डॉज करता है। मेटल प्लेट जमीन में धंस जाती है। लोग कंफ्यूज्ड हैं। तभी कोई चिल्लाता है आज वह नहीं हारेगा, और सामने वही पुराना लोन शार्क खड़ा है। ये बंदा पैसे के पीछे छोड़ने वाला नहीं है, अपना ही टाइप है। हमारा बॉय देखता है कि ये ताकुओ है और कहता है जो नोविस से पंच से गिर गया था उसे हंटर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वरना बेवकूफ की तरह मरेगा। लेकिन अब वह कॉन्फिडेंट है और कहता है वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे सबसे पावरफुल क्लास मिली है लांसर। एंडू हंसकर कहता है इतना डम आदमी इतनी हार्ड क्लास लेकर क्या करेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। ताकू पूछता है उसका क्या मतलब है और ब्रैड की क्लास जानना चाहता है। एंडू कहता है उसकी क्लास का नाम बिगिनर है। वह जोर से हंसता है और कहता है ये तो बिना क्लास के बराबर है। एंडू बस मुस्कुरा देता है क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला। उसकी क्लास सच में बिगिनर है। ताकू प्लेट उठाता है और कहता है अब काफी हुआ, या तो पैसा वापस दे या मर। वह सीक्वेंस में प्लेट से स्मैश करने की कोशिश करता है लेकिन एंडू आसानी से साइड स्टेप करके डॉज करता रहता है। वह कहता है एग्जाम से पहले डिजास्टर नहीं चाहता था पर अब मजबूरी है। वह हल्का सा टैप देता है और ताकू दूर उड़ जाता है। वह जमीन पर गिरकर कांपता है और बड़बड़ाता है कि यह वर्थ नहीं है। बिल्डिंग के अंदर गर्ल कहती है एग्जाम फी 8,000 है। थोड़ी देर बाद वह पैसे खोने पर रो रहा होता है। वुमन कहती है अब टेस्ट का टाइम है। वह बड़े क्रिस्टल के सामने खड़ा है। वह पूछता है क्या बस हाथ रखना है? गर्ल कहती है हाँ। वह हेजिटेंट होकर हाथ रखता है। उंगलियों से हल्की स्पार्क निकलती है, फिर गोल्डन लाइट चमकती है, एनर्जी फ्लो होती है और सब वाइट हो जाता है। गर्ल स्टन्ड है। नेक्स्ट सीन में वह टेबल पर हाथ मारती है और कहती है रिजल्ट आ गया। वह रैंक ए निकला है। वह बताती है प्लेयर्स क्लास चेंज कर सकते हैं। सोर्ड मास्टर, मैजिक मास्टर और आर्च बिशप जैसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इतना टैलेंट होने पर उसे इनमें से एक लेना चाहिए, लेकिन वह कहता है उसे जो क्लास चाहिए वह अवेलेबल नहीं है। गर्ल पूछती है कौन सी? वह कहता है ये उसका मैटर नहीं है। गर्ल प्रेशर फील करती है और पूछती है क्या उसे क्लास चेंज के स्पेशल आइटम्स चाहिए? वह कहता है खुद कलेक्ट करेगा। गर्ल कहती है उसका रैंक ऑफ पावर अनहर्ड है, लेकिन क्लास नहीं होने से इंटरनेशनल सिस्टम उसे रैंक ई क्लासिफाई करेगा। सेलिब्रेशन जल्दी हो गया। वह समझाती है रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वह गिल्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा। एंडू सोचता है सरकारें बेवकूफ रूल्स बनाती हैं। अगर गिल्ड इशू है तो वह अपने किसी मनी फार्म को गिल्ड मास्टर बना देगा। वह जानता है एक खास मेन क्लास ही गेम बीट कर सकती है और वही उसे चाहिए। वह पूछता है क्या रैंक ई को 100 मिलियन येन बोनस नहीं मिलेगा? गर्ल कहती है एक्सप्लेन करने वाली थी, पर वह कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। वह उसे रैंक ई सर्टिफाई कर देती है। बाहर लोग रैंक सी से ऊपर प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए साइन लेकर खड़े हैं। वह हंसता है। दो गर्ल्स उससे पूछती हैं क्या वह रैंक डी है और ज्वाइन करना चाहेगा? वह कहता है वह रैंक ई है। वे सॉरी बोलकर चली जाती हैं। रैंक ई लोग हॉट पोटैटो की तरह रिजेक्ट हो रहे हैं। तब वह पीछे एक अजीब आदमी को देखता है, सूटकेस लेकर खड़ा है। वह पास आता है और कहता है नाइस टू मीट यू। पूछता है क्या वह एंडू है? वह इन्फो कार्ड देता है। विंग्स ऑफ जेनेसिस लिखा है। आसपास लोग इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि वह स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड्स में से एक का मेंबर है। शिंजी ऑकवर्ड होकर कहता है फीडर उसका ओल्ड निकनेम था। एंडो के दिमाग में बस पैसा है। वह सोचता है इससे कैसे कमाए। शिंजी इनवाइट करता है। तभी ताकू फिर आता है और कहता है रैंक बी को हायर करना आसान नहीं है। एंडू शॉक होता है कि ताकू रैंक बी है। शिंजी कहता है उसे ताकू नहीं पता। ताकू कॉलर पकड़ता है लेकिन शिंजी होल्ड में लॉक कर देता है और कहता है टाइम वेस्ट मत करो वरना डिस्ट्रक्शन आवर पास है। ताकू चला जाता है और रिक्रूटमेंट रिजेक्ट कर देता है। कैफे में एंडू पूछता है रैंक ई से क्या काम है। शिंजी कहता है उसे पता है एंडू ने क्लास चेंज रिफ्यूज किया इसलिए रैंक ई है। एंडू कहता है किसी ने इन्फो लीक की है। शिंजी बताता है वर्ल्ड डेंजर में है और एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स खो नहीं सकती। अगर वह विंग्स ऑफ जेनेसिस ज्वाइन करे तो उसे उतना ही पैसा मिलेगा जितना इन्फो के लिए दिया गया। ऑफर 10 मिलियन है। एंडू ग्रीड फील करता है लेकिन माना कर देता है। शिंजी एम्बैरेस्ड होकर कहता है उसे लगा पैसा लूअर करेगा। फिर वह इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है। उसकी गिल्ड गवर्नमेंट एजेंसी सपोर्टेड है और वर्ल्ड इन्फो हब कंट्रोल करती है। ज्वाइन करने पर प्रिविलेज्ड इन्फो मिलेगी। एंडू पूछता है क्या उनके पास उस इंसान की इन्फो है जिसने गेम कंप्लीट किया। शिंजी कहता है एक्टिव रहते किसी ने गेम कंप्लीट नहीं किया। एंडू का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह कहता है अगर ऐसा है तो वह रिफ्यूज करता है। शिंजी नंबर देकर चला जाता है और सोचता है लड़का इतना अपसेट क्यों हुआ। अभी के लिए वह पीछे हटने का फैसला करता है ताकि गिल्ड की इमेज खराब न हो और जो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश हो रही है वह शुरू होने से पहले ही टूट न जाए। वह इमेजिन कर रहा था कि हमारा बॉय कॉफी सिप कर रहा है और सोच रहा है उसे कन्विंस करना कितना मुश्किल है। तभी एंडू उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। वह चौंक कर मुड़ता है और एंडू उसे एक पेपर देता है। कहता है कभी हेल्प चाहिए तो कॉल करना। एक्सेप्ट करना है या नहीं ये प्राइस पर डिपेंड करेगा। शिंजी ऑकवर्ड होकर ठीक है कहता है और हमारा बॉय चला जाता है। सीन विंग्स ऑफ जेनेसिस गिल्ड हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। टॉप फ्लोर पर गिल्ड मास्टर का ऑफिस है। शिंजी कहता है वह वापस आ गया। गिल्ड मास्टर पूछती है कैसा रहा, क्या एसोसिएशन ने जिस स्ट्रॉन्गेस्ट बिगिनर का जिक्र किया था उसे रिक्रूट कर पाए। शिंजी कहता है वह सच में मॉन्स्टर है, सिर्फ बात करके उसने उसे फियर फील कराया। गिल्ड मास्टर पूछती है दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है। शिंजी हेजिटेट करता है और वह समझ जाती है। वह मिस सुकीनो से अपोलोजाइज करता है लेकिन वह कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यामागात्सुकीनो है। गिल्ड मास्टर बिजनेस वुमन की तरह काम।
स्टोरी 10 ट्रांसेंडेंस दिखाती है। बीटा फेज के टॉप 10 प्लेयर्स जिन्हें प्राइज मनी मिला था। गेम रियलिटी बनते ही सब जानना चाहते थे वे कौन है। उनका नॉलेज प्राइसलेस था। सुकिनो कहती है शिंजी अकेला लौट आया, मतलब रिक्रूट फेल हुआ। शिंजी बताता है 10 मिलियन भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इन्फो भी नहीं। सुकिनो कहती है अगर वह 10 ट्रांसेंडेंट्स में से है तो मनी और फेम ऑलरेडी गारंटी है। शिंजी कहता है फिर बिगिनर बनकर रहना स्ट्रेंज है, शायद इवैल्यूएशन के समय फॉरबिडन आइटम से स्टैट्स बूस्ट किए हों। सुकिनो कहती है अगर ऐसा होता तो शिंजी इतना डरता नहीं, वह उसकी जजमेंट पर ट्रस्ट करती है। अगर वह इतना बिलीव कर रहा है तो चांस है कि वह वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। उन्हें याद है 10 में से एक की आइडेंटिटी पूरी तरह अननोन थी। शिंजी कंफर्म करता है वह टॉप रैंक्ड प्लेयर था। यूएस ने एआई से बाकी 9 की आइडेंटिटी ढूंढ ली थी। टॉप 1 की इन्फो हिडन थी। रूमर था यूएस को पता है लेकिन सीक्रेट रखा है। शिंजी कहता है पहले वह रूमर मानता था पर अब अनश्योर है। एंडू में उसे मिसिंग प्लेयर की पॉसिबिलिटी दिखती है। सुकिनो टेबल पर हाथ मारती है और कहती है अगर वह बिलीव करता है तो चांस रियल है। गिल्ड को इन्फॉर्म किया जाए, कोई भी एंडू के खिलाफ नहीं जाएगा। पोटेंशियल टॉप 1 से डील करते समय सावधान रहना होगा। कुछ हफ्तों बाद एंडू ने मल्टी मिलियन बिल्डिंग रेंट की अपनी गिल्ड एचक्यू के लिए। यही से उसकी टीम पैसा कमाएगी। लोग टीवीएस सेट कर रहे हैं। कुकी ब्रीफ केस में कैश लाता है और कहता है ये सबका ट्रिब्यूट है। एंडू स्टैक उठाकर कहता है मेहनत काम कर रही है। सीवर्स में आराम से लेवल अप हो रहा है और लगभग 1 मिलियन पर डे आ रहा है। न्यू रिक्रूट्स भी 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। एंडू कहता है पैसे के मामले में वह झूठ नहीं बोलता, फी सिर्फ उसकी इन्फो की कीमत है। कुकी सोचता है 90% बहुत ज्यादा है लेकिन यह प्रॉफिटेबल भी है। वह पूछता है अर्थ टेस्ट कब ट्राई करेंगे, सिर्फ 10 डेज बचे हैं और रिवॉर्ड 400 मिलियन हो गया है। एंडू कहता है थोड़ा वेट करेगा। टीवी पर न्यूज आता है और रिवॉर्ड 1 बिलियन येन हो जाता है। गवर्नमेंट अब अपीयरेंस की परवाह नहीं कर रही। एंडू सोचता है अगर और डिले किया तो बाहर की गिल्ड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। वह आउटफिट उठाता है और कहता है काम पर जाने का टाइम है। कुकी पूछता है अकेले जाएगा। एंडू कहता है हाँ, वह अपने मनी फैक्ट्रीज की लाइफ रिस्क नहीं करेगा। डंजन गेट पर रिपोर्टर्स और प्लेयर्स खड़े हैं। शिंजी उसे पहचान लेता है। एंडू कहता है वह किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। शिंजी कहता है वह पैसा ऑफर करने वाला था। एंडू तुरंत पूछता है क्या आइडिया है। मिलिट्री बैकपैक्स दिखते हैं। शिंजी कहता है इन्हें अंदर डीपर मेंबर्स तक पहुंचाना है। इनसाइड चॉकलेट बार है, गिल्ड मास्टर का फेवरेट। 5th लेयर एंट्रेंस तक सप्लाईज पहुंचानी है। एरिया सिक्योर करने में टाइम लग रहा है और फूड कम है। ऑफर 1 लाख येन है। एंडू को सस्पिशियस लगता है, इतना अच्छा ऑफर किसी ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। शिंजी कहता है विंग्स ऑफ जेनेसिस जेनरस दिखना चाहते हैं और सिचुएशन टफ है। 39 ग्रुप्स ट्राई कर चुके हैं, ज्यादातर अनाइलेटेड हो गए। एंडू कहता है फर्स्ट 4 लेयर्स वार्म अप हैं। रियल फाइट 5th लेयर में बॉस के साथ है। शिंजी मानता है डंजन गेम जैसा ही है। फ्यू ग्रुप्स ही 5th लेयर पहुंचे हैं और वे थके हुए सप्लाईज का वेट कर रहे हैं। शिंजी कहता है अगर एक दिन में डिलीवरी हो जाए तो एक्स्ट्रा 50 मिलियन मिलेगा। एंडू तुरंत कहता है 1 घंटे में पहुंचा देगा। 3rd लेयर में रोमनी जायंट प्रेइंग मैंटिस से लड़ रहा है। वह रामी से कहता है भाग जाओ। रामी कहती है वह उसे छोड़ नहीं सकती। वह माइकल को पुकारती है। तभी एंडू दौड़ते हुए निकलता है और कहता है रास्ते से हटो, जल्दी में है। कपल धन्यवाद कहना चाहते हैं लेकिन वह आगे निकल चुका है। थोड़ी देर में वह 5th लेयर एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। अब तक सिर्फ 42 मिनट हुए थे और 150 मिलियन कमा रहा था तो डिलीवरी मैन बनना इतना बुरा नहीं था। सच में इंटेल का किंग है। एक ब्लॉन्ड लड़का पूछता है क्या वह एंडू है जिसके बारे में बताया गया था। फोन नाम की चीज कमाल करती है। हमारा बॉय जायंट बैकपैक फेंक देता है और कहता है विंग्स ऑफ जेनेसिस वाले होंगे। वह डिलीवरी खत्म करने आया है और अपना 150 मिलियन लेने। वह लड़का कहता है टेंशन नहीं। जैसे ही वह दौड़ना शुरू किया पैसे ट्रांसफर हो गए। एंडू फोन चेक करता है और पेमेंट आ चुका है। वह थैंक्स बोलता है और कहता है डील बढ़िया रही। लोग खाना देखकर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वे भूखे थे। सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं लेकिन एंडू कहता है सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। ब्लॉन्ड गाय बताता है बहुत लोग ऑलरेडी खो चुके हैं। अचानक कुछ लोग भागते हुए आते हैं, गिरते पड़ते कहते हैं अब सेफ हैं। तभी जोरदार इम्पैक्ट केव में लगता है और स्मोक से इंसेक्ट्स का स्वॉर्म निकलता है। वे अटैक के लिए बढ़ते हैं। तभी फ्लेम्स की वेव सबको जला देती है। वह हंटर और भी डरावनी लगती है। एंडू पहचान लेता है यह हाई रैंकिंग क्लास है। सीक्रेट स्किल है हेलफायर स्लैश। ऐसी टेक्निक यहां देखने की उसने इमेजिन नहीं की थी। यामागाता सुकिनो सामने आती है, डिलीवरी के लिए थैंक्स करती है और खुद को विंग्स ऑफ जेनेसिस की गिल्ड मास्टर इंट्रोड्यूस करती है। दोनों इंटेंस स्टेयर एक्सचेंज करते हैं। फिर वह अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है। वह कहती है कई दिनों से नहीं खाया, भूख से चक्कर आ रहे हैं। एंडू देखता है सप्लाईज के लिए लोग कैसे भिड़ रहे हैं। बात सही लगती है। टेंट में वह पूछता है क्या वह सबसे स्ट्रांग है। वह कहती है हाँ। वह 10 ट्रांसेंडेंटल्स में वीकेस्ट थी फिर भी स्ट्रांग है। एंडू पूछता है ये 10 ट्रांसेंडेंटल्स क्या एम्बैरेसिंग नाम है। वह ब्लश होकर कहती है उसने नाम नहीं चुना। गेम के टॉप 10 को यूएस रिसर्चर्स ने यह नाम दिया था। सिर्फ नंबर 1 की आइडेंटिटी अननोन है। सबको रिवॉर्ड मिला पर उसे कांटेक्ट नहीं किया गया। रिवॉर्ड सुनकर एंडू एक्साइटेड होता है और पूछता है कितना मिला। वह कहती है उसके कंट्री में उसे 1 मिलियन येन मिला। एंडू को याद आता है 1 मिलियन जिसने उसे गेम में एडिक्टेड किया था। वह सोचता है स्ट्रॉन्गेस्ट होने की बात छुपाना बेहतर है।
वह पूछता है, बस इतना ही। वह कहती है वह अमाउंट छोटा है, असली वैल्यू गेम की इन्फो थी, पर यहाँ बॉस के सामने बेकार है। एंडू पूछता है, टॉप 10 में होकर भी टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकती। वह कहती है स्किल्स होने के बाद भी वह ह्यूमन है। गेम वाला टॉप टियर इक्विपमेंट होता तो चांस रहता, अभी चांस मिनिमल है। एंडू टेबल पर हाथ मारता है और कहता है उसे समझ आ गया, मिशन कंप्लीट हो चुका है, अगर कुछ और कहना है तो बोलो। वह निकलता है और सोचता है बॉस जल्द मारना होगा वरना बिलियन कोई और ले जाएगा। सुकिनो उसे रुकने को कहती है, पूछती है क्या वह बॉस किल में हेल्प नहीं करेगा। गिल्ड वाले हेजिटेट करते हैं। वह कहती है हॉस्टाइल एक्शन फॉरबिडन है और याद रखो। वह सबको रिमाइंड करती है कितने लोग खो चुके हैं। फ्लैशबैक में वह मॉन्स्टर की लेग पर स्वॉर्ड से अटैक करती है, डैमेज नहीं होता। फ्रंट लाइन कैंपल्स हो जाती है। वह रिट्रीट का ऑर्डर देती है। कुछ लोग फाइट जारी रखना चाहते हैं पर वह कहती है और लॉस नहीं चाहिए। एक फोल आगे बढ़ता है और बॉस उसे स्टमक से पकड़कर खा जाता है। वह हेल्पलेस देखती है। प्रेजेंट में वह कहती है उन्हें हर हेल्प चाहिए। सब इमोशनल हो जाते हैं। वह स्पीच देती है अर्थ टेस्ट कंप्लीट कर जापान में पीस लाना ही फॉलन कॉमरेड्स को ऑनर करने का तरीका है। एंडू बाहर जाते हुए कहता है स्पीच अच्छी है पर कोई उसके रास्ते में ना आए, बॉस वह अकेले मारेगा। सुकिनो उसकी कॉन्फिडेंस से इंप्रेस्ड है। वह जानना चाहती है वह कैसे लड़ेगा। वह टेंट से बाहर आकर पूछती है क्या रिवॉर्ड पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। वह बॉस फाइट ज्वाइन करना चाहती है। एंडू सोचता है प्रॉफिट हो सकता है। वह कहता है वे रिवॉर्ड के लिए नहीं रिवेंज के लिए आना चाहते हैं। वह मनी रख सकता है। एंडू कहता है रिवॉर्ड के अलावा हर व्यक्ति 10 मिलियन देगा और आधा अपफ्रंट, नहीं तो वह चेहरा भी नहीं देखना चाहता। क्रू इंसल्ट फील करता है पर सुकिनो डील एक्सेप्ट कर लेती है। तभी केव में अजीब साउंड गूंजता है। फिर इंसेक्ट अटैक आता है और इस बार ज्यादा है। सुकिनो इन्फर्नल फ्लेम समन करती है और कहती है आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। इंसेक्ट्स जलने लगते हैं। एंडू इम्प्रेस्ड होकर कहता है वह इतनी बुरी नहीं है। वह स्वॉर्ड रख चुकी है और किसी ने स्लैश देखा भी नहीं। वह कहती है अब आगे बढ़ते हैं। एंडू डिपॉजिट्स कंफर्म करता है, अब बॉस खत्म करना है। वह केयर फ्री आगे बढ़ता है जबकि टीम वर्म्स से लड़ने में स्ट्रगल कर रही है। बॉल्ड गाय कंप्लेन करता है कि वह कुछ नहीं कर रहा। लीडर कहता है यही तो इंप्रेसिव है, देख सकते हो ज्यादातर मॉन्स्टर्स एक ही स्ट्राइक में मर रहे हैं और यही प्रूव करता है कि वह कितना स्किल्ड है। सुकिनो उसे देखती रह जाती है, ऑलमोस्ट लव स्ट्रक। कहती है वो एक भी अननेसेसरी मूव नहीं करता। उसके साथ शायद बॉस डोबल है। थोड़ी देर बाद वे 5th लेयर में बॉस डोर के सामने खड़े हैं। एंडू को यह सीन देखे काफी समय हो गया था। हीलर गर्ल बॉल्ड गाय को सपोर्ट कर रही है जो सिर्फ डोर के सामने खड़े होकर कांप रहा है। सुकिनो आगे बढ़ती है और कहती है टाइम हो गया है। जो अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता है वह उसके साथ आए। ग्रुप पूरा जोर लगाकर अंदर दौड़ता है और सामने स्काई में लटकता रेड स्पाइडर बॉस दिखता है। सब अपने फायर एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। एक्सप्लोजन होता है और सब हाइप हो जाते हैं। एंडू कहता है फोकस करो, कुछ नहीं हुआ। सुकिनो मुश्किल से स्टॉर्म डॉज करती है। तब सबको समझ आता है कि उनके अटैक से डैमेज नहीं हुआ, जबकि थ्योरी में इंसेक्ट बॉस फायर से वीक होता है। एंडू कहता है हाँ वीक है, लेकिन उनका फायर बहुत वीक है। स्पाइडर सुकिनो पर अटैक करता है। वह खुद डॉज करके पीछे हटती है और टीम को वेब से सावधान करती है। एंडू रैंडम्स को खींचकर अटैक से बचाता है। कैप वाला उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वह कहता है रास्ते में मत आओ। अगर वह मर जाता तो उसे 5 मिलियन कम मिलते। लगता है उसने सुकिनो डील किया है कि हर सेव पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। वह सोचता है थोड़ा स्टॉल करके और पैसे कमा सकता है, पर रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहता। सुकिनो की स्क्रीन पर दिखता है वो रैंक डी सोर्ड्समैन का सोल फ्रैगमेंट ले सकता है अगर उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज दे। एंडू सबका अटेंशन लेने के लिए जंप करता है और अवेकेंड अटैक एक्टिवेट करता है। डैगर पहली लेग काट देता है। मॉन्स्टर रॉक उठाकर ग्राउंड पर मारता है और स्मोक फैल जाती है। लोग डरते हैं कि वह मर गया, लेकिन वह ओवर लेवल है और ब्लो होल्ड कर लेता है। सोल स्ट्रेंथ फ्रैगमेंट यूज करना पड़ता है पर उसके पास काफी है। वह बॉस की लेग्स पकड़कर घुमाता है और दीवार से पटक देता है। फेस टू फेस आकर कहता है यही वीक स्पॉट है और बेली पर डायरेक्ट स्लैश मारता है। बैकग्राउंड में लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। एंडू कहता है अभी खत्म नहीं हुआ। बॉस रेड गैस छोड़ता है और डार्क एनर्जी से घिर जाता है। वह रीजेनरेट होकर और बड़ा हो जाता है। एंडू कहता है ये सेकंड फॉर्म है और पहली से ज्यादा हार्ड है। क्राउड कंफ्यूज है। वो कहता है वे वीक हैं और कोई चांस नहीं। फिर सोल कॉर्ड एक्टिवेट करता है, जंप करता है और सोल इंसिनरेशन सर्कल यूज करता है जो लेवल 40 और कई फ्रैगमेंट्स मांगता है। सुकिनो समझ जाती है एक्सप्लोजन होगा और सबको भागने को कहती है। वह फ्लेम एबिलिटी से ऊपर से अटैक करती है और डैगर से फिनिश करने की कोशिश करती है। ग्रुप अपने फायर एबिलिटीज यूज करता है और पावर डिफरेंस महसूस करता है। एंडू मैसिव ब्लेज के सामने खड़ा है। तभी सामने जायंट क्रिस्टल्स उगाते हैं। एंडू कहता है पीछे हटो। फूल सोचते हैं वह लूट चाहता है, लेकिन क्रिस्टल शेप से साफ है बॉस की फाइनल फॉर्म है। यही अर्थ टेस्ट का रियल चैलेंज है। सुकिनो गार्ड रहने को कहती है। डायमंड विप सबको चीरते हुए आता है। वह डॉज करती है पर स्पीड ज्यादा है। डिस्टेंस से अटैक उसकी तरफ आता है। वह फिर डॉज करती है। एंडू कहता है फाइनल फॉर्म में बॉस माइंडलेस अटैक करता है, इसलिए ग्रुप को हट जाना चाहिए। वह डैगर से ब्लॉक करता है पर डैमेज नहीं होता। बॉस मॉक करता है। एंडू जंप करता है और कहता है वीक स्पॉट खोलना होगा। सोल रिजर्व एक्टिवेट करता है।
ग्रुप बैरियर के पीछे खड़ा है। मॉन्स्टर का अटैक आता है और उसे हिट करता है, स्टमक और शोल्डर छेद देता है। ग्रुप डर जाता है। सुकिनो सोचती है वह नहीं मरेगा, पर वह क्लोथ्स की तरह लटका है। वह रेजिस्ट करता है और कहता है आखिर पकड़ लिया। सोल बैरियर एक्टिवेट करता है और अवेकनिंग वाला स्लैश कॉम्बो में चलता है। ब्लोज मॉन्स्टर को डायमंड शार्ड्स में बदल देते हैं। एक्सप्लोजन के बाद वह फॉलिंग क्रिस्टल्स के बीच खड़ा है। सिस्टम कहता है उसके पास 3.32 सेकंड सोल रिजर्व बचे थे। अगर रिकवर नहीं करता तो सोल प्रोटेक्शन खत्म होकर मर जाता। हीलर्स तुरंत हीलिंग स्पेल्स डालते हैं। मिनियंस उसे घेर लेते हैं। वह उठकर थैंक्स कहता है और कहता है उनकी वजह से एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं करना पड़ा। हाथ घाव पर रखता है और होल्स बंद होते देखते हुए स्किल्ड हीलर्स को थैंक्स करता है। सुकिनो पूछती है क्या उसने जानबूझकर डायरेक्ट अटैक लिए। एंडू कहता है डायरेक्ट हिट लेकर भी न मरना ऑनलाइन प्रोफेशन की बेसिक स्किल है। ग्रुप शॉक्ड रह जाता है। ये बात तब समझ आती थी जब सब सिर्फ गेम था, लेकिन अब ये रियल लाइफ है। अगर यहाँ मरे तो वापस नहीं आएंगे। एंडू कहता है बात सही है, लेकिन अगर गेम रियलिटी जैसा ही है तो वहां की स्ट्रैटेजीज यहाँ भी काम करेंगी। सुकिनो समझ जाती है कि लड़का स्ट्रांग है, पर दिमाग से थोड़ा अलग है। एंडू इन्वेंट्री खोलता है और कहता है उसने उसे सरप्राइज देने का तरीका ढूंढ लिया है। सिस्टम अनाउंस करता है अर्थ टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब सब्जुगेशन में शामिल लोगों के नाम एंटर किए जा सकते हैं। मैसेज आता है डंजन 5 मिनट्स में खत्म होगा। सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। जापान बच गया और वे सेफ हैं। एंडू कहता है रिवॉर्ड लेने से पहले एक फेवर चाहिए। उसने प्रॉमिस किया था सब रखेगा, लेकिन लीडर रिवॉर्ड सुकिनो को उसके प्लेस पर लेना है और बाद में ट्रांसफर करना है। वह कंफ्यूज होकर पूछती है क्यों। वह कहता है क्रेडिट उसका नाम होना चाहिए। बिगिनर बिना क्लास के क्लियर दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर स्टोरी ये हो कि गिल्ड ने स्ट्रगल करके हेवी लॉस के बाद जीत हासिल की तो गवर्नमेंट ज्यादा पे करेगी और वह खुद स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहता। सुकिनो पूछती है क्या सिर्फ पैसा रीजन है। एंडू कहता है प्रॉब्लम नहीं, बस बोल देना। विंग्स ऑफ जेनेसिस ने उसे बिलियन में हायर किया। वह अग्री कर लेती है क्योंकि अनाउंसमेंट में गिल्ड का नाम आएगा। ग्रुप का नाम रिकॉर्ड हो जाता है जिसने बॉस हराया। मेंबर्स में से कोई लीक नहीं करेगा क्योंकि सबको बेनिफिट मिलेगा। जापान की डिस्ट्रक्शन रुक जाती है और टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स ऊपर उड़ते हैं। टेस्ट एरिया कोलैप्स होने लगता है और प्लेयर्स इवैक्यूएट होते हैं। केव के टॉप पर मैजिक सर्कल बनता है और सबको बाहर खींच लेता है। सब बाहर गिरते हैं, एक दूसरे को हग करके रोते हैं। सुकिनो सेलिब्रेट नहीं करती। डंजन की टूमस्टोन पर लिखा है विंग्स ऑफ जेनेसिस कॉन्कर्ड द अर्थ टेस्ट। रिपोर्टर्स इंटरव्यूज लेने आते हैं। सुकिनो क्राउड देखती है और एंडू से पूछती है वह क्रेडिट देने को ठीक है, लेकिन वह जा चुका है। ब्लॉन्ड गाय कहता है उसने मैसेज छोड़ा है, लिखा है अगर कोई मनी मेकिंग आइडिया हो तो कांटेक्ट करना। टीम रिपोर्टर्स से घिर जाती है। सुकिनो अनाउंस करती है कि उसके गिल्ड ने टेस्ट कंप्लीट किया। न्यूज जापान ही नहीं वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होती है। एंडू के एम्प्लॉइज उसे लेने आते हैं। गिल्ड वाले इंटरव्यूज में बिजी हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं वह हम्बल है। वह कहती है सबकी हेल्प से हुआ। एंडू कार में बैठकर कहता है वह संभाल लेगी। वह स्पॉटलाइट से पैसा कमा सकता था, पर मीडिया अटेंशन नहीं चाहता। शायद पब्लिक के लिए दूसरा फेस बनाना होगा। न्यूज और फोटोज हर चैनल पर आते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में मूड सीरियस है। मनी फार्म गिल्ड में सब कमेंट कर रहे हैं कि लीडर अचानक रिच हो गया। एक कहता है ज्यादा मत सोचो, वह एक कॉइन भी शेयर नहीं करेगा। वे 500 येन कॉइन्स ग्लू कर रहे हैं। दूसरा कहता है ऑर्डर एंडू का है और उसके ऑर्डर्स एब्सोल्यूट हैं। एंडू पूछता है रूबी का गिल्ड एस्टैब्लिश हुआ या नहीं। वह ऑकवर्ड होकर पूछती है क्या वह गिल्ड मास्टर बने। उसके हाथ में एडमिन कार्ड है। हाशिमा गिल्ड लीडर ऑफ गोल्ड फार्म। एंडू कहता है वह सिंपल रैंक ई है और गिल्ड ओन नहीं कर सकता। रूबी कहती है गिल्ड में उससे क्वालिफाइड लोग हैं। एंडू कहता है वह परफेक्ट चॉइस है। शुरू से वह इन्फो और आइटम्स फीड कर रहा है। सब रैंक बी तक इवॉल्वेड हो चुके हैं। रूबी डंजन बॉर्न नहीं थी, लेकिन सबके साथ अच्छा रिलेशन है। ऑनलाइन न्यूज फैलती है कि वह गिल्ड मास्टर बनी है और मेंबर्स रैंक बी हैं। कॉकी पूछता है वह खुद गिल्ड क्यों नहीं बनाता या सोलो जाएगा। एंडू कहता है हर डंजन फ्रीली एंटर नहीं कर सकता। वर्ल्ड टेस्ट्स कंट्री या कॉन्टिनेंट लेवल पर होंगे और गवर्नमेंट एक्सेस चाहिए, इसलिए गिल्ड जरूरी है। रूम टैबलेट में करंट टेस्ट्स दिखाती है। एंडू पेपर निकालकर कहता है पहले मैंशन टेस्ट करेंगे। रिवॉर्ड 5 मिलियन येन है। सबको स्ट्रेंज लगता है क्योंकि बेटर ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स सोचते हैं ग्रीडी आदमी अचानक कम प्रॉफिट क्यों ले रहा। रूम समझती है उसने कुछ देखा है। एंडू कहता है ऑर्डर्स में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह ऑकवर्ड होकर अग्री करती है। कार में वह कॉल करके कहती है मिशन एक्सेप्ट हुआ और रिवॉर्ड 5.4 मिलियन है। एंडू कहता है गुड जॉब, 30 मिनट्स में पहुंचेंगे। उसे दूसरे फोन पर मैसेज आता है। गिल्ड वाला कहता है सस्पिशियस लोग टेस्ट में एंटर हुए हैं। एंडू पूछता है कितने। जवाब आता है 5। वह कहता है बाकी वह हैंडल करेगा। अब फेस हाइड करने का टाइम है। वह एनिग्मेटिक मास्क बनाने वाला है। सिस्टम मटेरियल सिलेक्ट करने को कहता है। वह रैंक डी सोर्ड्समैन का फ्रैगमेंट चुनता है। सक्सेस रेट 0.23% दिखता है। वह मैनुअल सेलेक्ट करता है। सिस्टम वॉर्न करता है फेल हुआ तो मेंटल डैमेज होगा। वह एक्सेप्ट करता है। वह सोल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। सोल्स हार्मोनाइज करनी होंगी। अलाइनमेंट पर सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। सीन पजल जैसा बन जाता है, मेज की तरह। उसके पास 60 मिनट्स हैं। वह पीसेस मूव करता है, कुछ यहाँ कुछ वहां। 11 मिनट, 7 मिनट, 5 सेकंड, और जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है वह क्यूब फिनिश कर देता है। सक्सेस रेट 0.23% से सीधे 100% हो जाती है क्योंकि उसने मैनुअल कंप्लीट किया।
वह मटेरियल वर्ल्ड में लौटता है और मास्क बनकर तैयार हो जाता है। वह आगे फ्रंट सीट वाले से कहता है यहीं उतार दे। कार से उतरकर कैमली मास्क पहनता है और अब उसका पूरा अपीयरेंस किसी बिल्कुल अलग इंसान जैसा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह डंजन में एंटर करता है। कुछ डिफीटेड और जले हुए क्रीचर्स पड़े हैं और साफ है सब अभी हाल ही में हुआ है। उसे डाउट नहीं कि कोई उससे पहले यहाँ से गुजरा है। वह रास्ता फॉलो करता है और अजीब तरीके से फ्लाइंग बुक्स की बुकशेल्फ के बीच एक डोर खुलता है। ये ओपनिंग हिडन लगती है। प्रॉब्लम यह है कि दूसरा इंसान भी जानता है कि टेस्ट्स कैटेगरी और रिस्क के हिसाब से रैंक्ड होते हैं। कॉन्टिनेंटल लेवल, कंट्री लेवल और सिटी लेवल। स्केल जितना छोटा उतना आसान, लेकिन रिवॉर्ड भी कम। एक्सेप्शन है सीक्रेट टेस्ट्स। लो स्केल टेस्ट के अंदर जनरेट होते हैं। डिफिकल्टी ज्यादा लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा। सीढ़ियां उतरते हुए वह कहता है जो भी है उसके पास काफी इंटेल है। अचानक सामने 5 हुडेड लोग दिखते हैं। व्हाइट हेयर वाला दोस्ताना लगता है। वह पूछता है क्या वह गोल्ड फॉर्मर्स गिल्ड से नहीं है। वे उसका इंतजार कर रहे थे। एंडू पूछता है ये गोल्ड फॉर्मर्स गिल्ड क्या है। वह कंफ्यूज होकर कहता है उसे लगा वह उसी का है। एंडू स्मॉल टॉक काट देता है और कहता है वह किसी की हेल्प नहीं करेगा। व्हाइट हेयर वाला कहता है जरूरत नहीं, वे टेस्ट फिनिश कर चुके हैं। शायद वह एवोल्यूशन बॉक्स के लिए आया है। एंडू बैग पर रखी सोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है और पूछता है अगर वह उसके पीछे है तो वे क्या करेंगे। अचानक वह आइटम उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है वह ले सकता है, बदले में उसे उनके लिए कुछ करना होगा। वह पूछता है क्या। जवाब आता है एक सर्टेन टेस्ट को कंप्लीट होने से रोकना है। कैसे करेगा यह मायने नहीं रखता। उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो ग्रुप एलिमिनेट करना मुश्किल नहीं होगा। एंडू कंफ्यूज है कि वे अचानक किसी का टेस्ट क्यों रोकना चाहते हैं। वह पूछता है क्या वे ब्लैक गिल्ड से हैं और अर्जेंटीना में जैसा किया वैसा ही यहाँ करना चाहते हैं। वह बताता है 2 हफ्ते पहले अर्जेंटीना के मेंडोजा सिटी ने इजी चैलेंज फेल किया और डिस्ट्रॉय हो गया। कोइंसिडेंटली कई लोगों ने कंपनीज कोलैप्स पर बेट लगाया और प्रॉफिट कमाया। ये लोग डंजन को स्टॉक मार्केट से लिंक कर रहे हैं। एंडू समझ जाता है वे यहाँ भी मनी के लिए वही करना चाहते हैं। व्हाइट हेयर वाला पूछता है एक्सेप्ट करेगा या नहीं। एंडू मना कर देता है। ऑफर टेम्पटिंग है पर डील तभी लेगा जब सारा पैसा उसका हो। वह बॉक्स वापस मांगता है और कहता है अब से इंटरेस्ट कलेक्ट होगा। इंटरेस्ट है उसकी लाइफ, या कोऑपरेट करो या मरो। एंडू ब्लेड निकालता है और पूछता है क्या सच में जीतोगे। जवाब आता है नॉर्मल सिचुएशन में नहीं, पर उन्होंने सीक्रेट टेस्ट कंप्लीट किया है। वह अपनी नेक पर पोक करता है, करतताता है और कहता है अब दिखाएगा प्लेयर स्किल ब्लैक गिल्ड के खिलाफ बेकार है। सब लोग साइको मोड में ड्रग जैसे इफेक्ट में चले जाते हैं। पर्पल होकर हंसते हैं। एंडू ऑब्जर्व कर रहा है पर कुछ चेंज नोटिस नहीं होता। अचानक कोई डिवाइस प्रेस करता है और एंडू के हाथ का बॉक्स एक्सप्लोड हो जाता है। सब हंसते हैं। लीडर कहता है प्लेयर्स ऐसे इजी ट्रैप में मरते हैं। स्मोक क्लियर होता है और एंडू वहां नहीं, सिर्फ बॉक्स बचा है। उसी मोमेंट सबको पीछे से स्लैश लगती है। व्हाइट हेयर वाला फायर कास्ट करता है पर अपने लोगों को ज्यादा हिट करता है। उसे लगता है एंडू सामने है पर वह पीछे नेक पर नाइफ लगाए खड़ा है और कहता है चांस नहीं है। चेन स्किल एक्टिवेट होती है। वह पूछता है एक्सप्लोजन के बाद भी कैसे मूव कर रहा है। एंडू कहता है बॉक्स उठाते ही उसे हेवी फील हुआ, कुछ गलत था। छोटी बॉक्स में फिट एक्सप्लोजिव उसे नहीं मार सकती, लेकिन डैमेज का इंटरेस्ट सबके बैंक अकाउंट से वसूलेगा। वह रूमी को कॉल करता है। इन्वेस्टमेंट मार्केट चेक करो, जहां जापान स्टॉक के खिलाफ बेटिंग हो रही है वह लोकेशन चाहिए। कंपनीज प्रोटेक्ट करनी होंगी। व्हाइट हेयर वाला पूछता है हीरो बनने जा रहा है क्या। एंडू कहता है अगर स्टॉक्स गिरने की उम्मीद है तो प्राइस लो है, वह सब बाई करेगा और फॉर्चून बनाएगा। व्हाइट हेयर वाला कहता है ये क्रूअल है और ब्लैक गिल्ड से टकराना लाइफ रिस्क है। एंडू कहता है पैसे के लिए वह दुनिया को एनिमी बना सकता है, पर उन्हें कोऑपरेट करना होगा। वे मना करते हैं। एंडू पूछता है री एजुकेशन कोर्स रेडी है। रूमी टॉर्चर टूल्स इमेजिन करके कहती है रेडी है पर श्योर नहीं। वह कहता है डिटेल की चिंता मत करो, कैंडिडेट तैयार है। वह एवोल्यूशन बॉक्स खोलता है और सॉर्सरर फ्रैगमेंट रैंक ई तक इवॉल्व हो जाता है। सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं पर ठीक है। याद रखो वो फॉर्मर रैंक 1 है जिसने गेम बीट किया था। कुछ देर बाद आर्ट म्यूजियम में एंडू कहता है यह टारगेट जगहों में से एक है। रूमी कहती है हाँ, ग्रुप ने ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दिया। वह पूछती है अकेले जा रहा है क्या। एंडू कहता है हाँ, और उससे कहता है उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करे, स्टॉक मार्केट, जहां उसे बहुत सारा पैसा बनाना है। असल में यह म्यूजियम भी एक टेस्ट बन चुका है। अब से इन टेस्ट को डंजन ही कहेंगे क्योंकि वही है। उसी समय एक आदमी सोशल मीडिया पर ग्रुप ढूंढते हुए पोस्ट कर रहा है। वही बेवकूफ क्रोड में चिल्ला रहा है कि जो टीम इस जगह को कन्क्वर करने वाली है वह मूव करने वाली है। यह TEIJD नाम के ग्रुप का लीडर है। हमारा लड़का डिस्गाइज में पास ही खड़ा है। 100 से ज्यादा प्लेयर्स देखकर इंप्रेस है। तेईसा सबको थैंक करता है, देश को प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये उन डंजन्स में से है जिन्हें क्लियर नहीं किया तो जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मॉन्स्टर सिटी में इन्वेड कर देंगे। प्रॉब्लम यह है ब्लैक गिल्ड के स्पाइस भी इन्हीं में होंगे। पहले आइडेंटिफाई करना अच्छा रहता। तेईसा कहता है आगे बढ़ो और स्ट्रॉन्ग एनिमी दिखे तो आवाज लगाना। एंडू खुश है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वह फ्रीली मूव कर सकता है। उसे स्पाई का पता है, बस सही मोमेंट का इंतजार है। 107 में से शायद वही अकेला है जो स्पाई नहीं। म्यूजियम अंदर से अभी भी म्यूजियम जैसा है। अचानक 4 लोग स्प्रे कैन्स लेकर उसे घेर लेते हैं और आग लगाने की कोशिश करते हैं। वह जंप करके बच जाता है और सेकंड में कई लोगों को पीट देता है। उसे हंसी आती है, वे कितनी जल्दी सीरियस हो गए। तेईसा दौड़कर आता है और पूछता है क्या हुआ। एंडू कहता है किसी ने अटैक किया तो डिफेंड किया। लीडर सॉरी बोलते हुए साइड से स्टैब करने जाता है। एंडू 2 उंगलियों से रोक देता है। लीडर को दूर फेंक देता है लेकिन वह खड़ा रहता है।
एंडू गुस्से में है। उन्होंने डॉलर स्टोर वाली नाइफ से अटैक किया। वह कहता है अब छुपना खत्म, सब ब्लैक गिल्ड के पॉन हैं। लीडर कहता है ठीक है, ट्रिक्स की जरूरत नहीं। पीछे वाले लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें लगा मिशन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करना है। लीडर स्ट्रैटेजी बदलता है और एंडू को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मिशन उसे मारना नहीं, बस जगह प्रोटेक्ट करना है। फाइट अवॉइड करें तो अच्छा है। हायर अप से बात कर 50 से 100 पर डे दिला सकता है। बाकी कंप्लेन करते हैं, उन्हें 30 मिलते हैं। एंडू मना कर देता है, स्टॉक मार्केट ज्यादा वैल्यूएबल है। लीडर अनाउंस करता है जो फर्स्ट हिट, मोस्ट डैमेज या बेस्ट फाइट करेगा उसे 100K मिलेगा। सब मनी के लिए चार्ज करते हैं, बकेट्स लेकर अटैक करते हैं। एंडू बेयर हैंड से पीछे सिर पर टैप मारकर गिराता जाता है। लीडर आता है और नी टू फेस खाकर गिर जाता है। एंडू क्लैप करता है और कहता है हो गया। बाकी लोग मर्सी मांगते हैं। वह फोन पर रूमी से कहता है 100 नए लोग मिल गए मनी फार्म के लिए। रूमी पूछती है री एजुकेशन। वह कहता है सिर्फ रिबेलियस लीडर को जरूरत है। अचानक पर्पल सोड हॉल में गिरती है। एंडू डॉज करता है और ऊपर बालकनी पर किसी को देखता है। वह कहता है आखिर चूहा आ गया। वह पूछता है क्या पहले से क्लू था। एंडू कहता है बाकी लोग बहुत वीक थे, उसकी ऑरा अलग थी। फाइट शुरू होती है। सोर्ड और डैगर क्लैश, एनर्जी ब्लास्ट्स, मास्क कट जाता है। वह पहचान लेता है यह ऊडो है। ऊडो कहता है एंडू से मिलना ऑनर है लेकिन उसे मारना पड़ेगा। मास्क हटाकर एंडू पूछता है जीतोगे। यूडो जूल ब्लेड एबिलिटी और सुपर एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है। शोल्डर पर हिट लगता है। 16 एक्टिवेट कर एंडू लेवल 38 देखता है। स्टैट्स ठीक हैं। पीछे से स्लैश आता है पर ब्लॉक हो जाता है। किक मारकर उसे वॉल से टकराता है। एंडू कहता है स्पीड बेकार है अगर ताकत कम हो। चेन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। ऊडो कहता है लेवल डिफरेंस में काम नहीं करेगी। एंडू कहता है डिफरेंस बहुत बड़ा है। वह पूछता है ब्लैक गिल्ड छोड़कर उसके साथ पैसा क्यों नहीं बनाता। ऊडो कहता है नहीं कर सकता। क्यों नहीं बता सकता। एंडू स्नैप करता है और वह दर्द में चिल्लाता है पर कुछ नहीं बताता। बस कहता है उस पर्सन के बारे में नहीं बोल सकता। एंडू समझ जाता है और पूछता है हिशाशी कहाँ है। शायद हॉस्टेज है। ऊडो का चेहरा बदल जाता है और मान लेता है। फेस डाउन गिरकर माफी मांगता है। प्रोफेसी ऑनलाइन की बैड रेपुटेशन थी क्योंकि डिफिकल्टी इनसेन थी। लोग बार बार मरकर क्विट करना चाहते थे। हार्ड जोन्स अबैंडन थे। फ्रंटलाइन प्लेयर्स एक दूसरे को जानते थे। वहीं से एंडू को ऊडो और उसके छोटे भाई हिशाशी के बारे में पता चला। गेम के एंड में एंडू इतना स्ट्रांग हो गया था कि टीम अप जरूरी नहीं रहा। फिर भी चैट पर कांटेक्ट बना रहा। वापस प्रेजेंट में वह कहता है इतने लंबे साइलेंस के बाद उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वे ऐसे मिलेंगे। अब वह सिर्फ जानना चाहता है हिशाशी कहाँ है। ऊडो सिर झुकाकर कहता है उसे सच में नहीं पता। लोकेशन तक नहीं दी गई। घुटनों पर बैठा पूछता है क्या एंडू की सब क्लास सोल ब्लैकस्मिथ नहीं है और क्या वह उससे भाई को ट्रैक नहीं कर सकता। एंडू खड़ा होकर कहता है स्किल है लेकिन यह अब गेम नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ कुछ करवाना है तो पैसा लगाना पड़ता है। अगर दोस्त अपनी सारी चीजें दे दे तो वह कंसिडर कर सकता है। ऊडो रोते हुए कहता है ठीक है बस हिशाशी को बचा लो। एंडू ट्रैकिंग के लिए उसका कोई आइटम मांगता है। वह कैप दे देता है। एंडू सोल सर्च एक्टिवेट करता है हाशिमा के लिए। सिस्टम दिखाता है टारगेट नॉट फाउंड क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। एंडू बुरी खबर दे देता है, जिसने मारा उसका नाम रेवन है। ऊडो गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। वही आदमी भाई को हॉस्टेज रखकर उससे काम करवा रहा था। अब वह कसम खाता है रेवन को मारेगा। वह कहता है वह एंडू के लिए काम करेगा, जितना पैसा चाहे कमाएगा, बस रेवन को मारने में मदद चाहिए। एंडू कहता है वह भी गुस्से में है। हिशाशी उसके लिए छोटे भाई जैसा था। ऊडो मुस्कुराता है पर एंडू कहता है आगे मत बढ़, अभी उसे पैसा कमाना है और ऐसे फाइट में नहीं फंसेगा जहां सिर्फ नुकसान हो। तब मैसेज आता है क्या सच है, उसने म्यूजियम टेस्ट में ब्लैक गिल्ड से फाइट की। चॉकलेट इमोजी से साफ है सुकिनो है। वह रिक्वेस्ट ऑफर कर रही है। गवर्नमेंट 1 बिलियन देगा जो ब्लैक गिल्ड HQ खत्म करेगा। एंडू पूछता है रिक्वेस्ट कहां से आई। वह कहती है विंग्स ऑफ जेनेसिस के लिए थी पर उसने शेयर कर दी। वह पूछता है इन्फो लीक करना ठीक है। वह कहती है ठीक है क्योंकि वह है। साथ में सीक्रेट बताती है ब्लैक गिल्ड के पास 10 मिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं। अगर बेस साफ करके बोले कुछ नहीं मिला तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। गेम बदल गया। एंडू ऊडो से पूछता है रेवन सेंट्रल बेस में है क्या। ऊडो कहता है हाँ, वह जापानीज ब्रांच का लीडर है और रेयरली बाहर निकलता है। एंडू मुस्कुराता है और कहता है उसने माइंड बदल लिया, अब बदला भी और पैसा भी। वह लोकेशन पर जा रहा है। सुकिनो भेजने वाली थी पर वह पहले से जानता है। वह पूछती है कैसे पता चला। वह कहता है उसके अपने सोर्सेज हैं। वह पूछती है पुलिस को बैकअप दे सकता है क्या। प्लेयर्स के खिलाफ पुलिस नहीं टिकेगी। एंडू कहता है हर ब्लैक गिल्ड मेंबर पकड़ने पर 1 लाख येन और हर पुलिस ऑफिसर बचाने पर 1 लाख येन चार्ज करेगा। वह कहती है गवर्नमेंट से बात करेगी, नहीं दिया तो गिल्ड देगी। वह ऊडो से कहता है अभी छुप कर रहो। सबको लगता है वह मर गया है। ऊडो बिल्डिंग के सामने केयरफुल रहने को कहता है। जगह रिपोर्टर्स और पुलिस टेप से भरी है। एक आदमी गैस लीक बोलकर रोकता है। एंडू कहता है वह विंग्स ऑफ जेनेसिस से है और अंदर जाने देता है। अंदर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर की जरूरत नहीं। एंडू को चुप रहने को कहता है। पुलिस एडवांस का सिग्नल आता है। एंडू दूर से वार्निंग देता है ऐसा मत करो। उसी वक्त ऊपर एक्सप्लोजन होता है और कार्स भीड़ की तरफ आती हैं। एंडू सोल लाइन से गोल्डन वेब बनाकर डेबरी रोक देता है। सबको बचा लेता है। ऊपर जाता है। सोल्जर्स गिरे पड़े हैं। जगह खाली है। वही स्ट्रेटेजिस्ट पड़ा है। अब वह किसी के मरने की दुआ कर रहा है क्योंकि हर बचाया इंसान 1 लाख येन है। एंडू सबको वेब में लपेट कर नीचे सेफली लाता है।
हाथ हिलाकर कहता है काम खत्म। ऊडो के पास लौटकर जूस पीते हुए कहता है काम हो गया। पूछता है बाकी बेसिस कहाँ हैं? ऊडो कहता है उसे यही एक पता था, फोन पर कुछ आइटम्स और मैसेजेस मिले थे पर ज्यादा नहीं। एंडू कहता है कोई बात नहीं, उसे एक जगह पर शक है। ऊडो कहता है कैमरे से दूर और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जहां ना आए ऐसी जगह होगी, शायद डिजर्टेड डंजन जहां रिवॉर्ड खराब हो। एंडू कहता है बिल्कुल, उसका गिल्ड और गोल्ड फार्मर्स सर्च कर रहे हैं। ऊडो पूछता है ये कैसा गिल्ड नेम है? एंडू कहता है रिस्पेक्ट करो, अब तुम भी मेंबर हो तो पैसा बनाओ। ऊडो पूछता है बाकी मेंबर्स फाइट में क्यों नहीं? एंडू कहता है ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, कॉइन्स स्टैक कर रहे हैं। रूमी मैसेज करती है एनालिसिस के बाद एक डंजन फिट बैठता है। ऑफिशियल एड्रेस नहीं है, मैप पर मार्क किया है, नाम है कासल ऑफ कार्नेज। रिस्पॉन जोन्स हैं, मॉन्स्टर मारो फिर स्पॉन होता है, हाइड होकर लेवल अप करने के लिए परफेक्ट। वह पूछता है कार तैयार है क्या? ऊडो कहता है महंगी थी, टेरेन हैंडल कर सकती है, दिखने में सिंपल एसयूवी है। एंडू कहता है चलाओ, फाइन आया तो वह देगा। जीपीएस फॉलो करते हैं। एंडू मास्क एक्टिवेट करता है, माउंटेन क्लाइंब करते हैं और कार फ्लोट करने लगती है। एबिलिटी एक्टिवेट हुई है जो इम्पैक्ट रिड्यूस करती है। यूडो एंजॉय कर रहा है। थोड़ी देर बाद रुकते हैं, सामने कासल ऑफ कार्नेज खड़ा है। हमारा लड़का कहता है बैग्स मत भूलना, बाहर सामान भी निकालना पड़ेगा। ऊडो पूछता है अंदर क्या है? जाहिर है वेपन्स, इतने बड़े ग्रुप को साफ करने के लिए। कासल के सामने गार्ड्स खड़े हैं और पेड़ों के पीछे दोनों रेडी हो रहे हैं। गेट पर टिककर खड़ा आदमी कहता है काश कोई औरत आ जाए। बीनी वाला कहता है सपने मत देख, यहाँ आदमी भी नहीं आते, औरत तो दूर की बात है। दोस्त हंसता है और कहता है पैसे मिलते ही क्या करेगा उसे पता है। एंडू कूदने को रेडी है पर ऊडो पहचान लेता है ये लोग पुराने बेस वाले हैं, मतलब ब्लैक गिल्ड कंफर्म्ड। एंडू पूछता है गार्डिंग कैसे करते हैं? ऊडो कहता है पिछले बेस में ऑफिस जैसा बिहेव करते थे, लिटरल गार्ड्स नहीं थे, यहाँ ब्रिजेस तोड़ दिए हैं और आउटर वॉल पर बैरियर है। एंडू समझ जाता है सारी फायर पावर एक एंट्रेंस पर कॉन्सेंट्रेट है, एक ही रास्ता है तो इन्वेजन का डर नहीं। ऊडो कहता है कम से कम 30 लोग होंगे। एंडू कहता है वीक लोग मैटर नहीं करते, कोई असली फाइटर है क्या? ऊडो कहता है 3 तो उससे स्ट्रॉन्ग या बराबर हैं, जैक, क्लोक और रेवन। एंडू मुस्कुराता है शायद मजा आएगा, वह नहीं चाहता कोई भागे क्योंकि हर कैप्चर्ड आदमी बड़ा पैसा है। ऊडो पूछता है सच में सिर्फ पैसे के लिए? एंडू पूछता है और क्या रीजन होगा? फिर पूछता है रेवन बैटल में भाग सकता है क्या? ऊडो का चेहरा बदल जाता है, भाई के किलर्स को छोड़ना नहीं चाहता। एंडू कहता है डोर से कोई ना निकले इसलिए विंग्स ऑफ जेनेसिस से सपोर्ट मांगेगा, तब तक होल्ड करना होगा। ऊडो पूछता है सच में सपोर्ट आएगा या सिर्फ दोनों? एंडू कहता है सिर्फ हम दोनों काफी हैं। वह सुकिनो को मैसेज भेजता है ऑपरेशन कन्फाइनमेंट स्टार्ट। ऊडो एक्सेलरेशन एक्टिवेट कर ब्रिज पार करता है। गेट वाले डिस्ट्रैक्टेड थे, ऊडो आर्म्स और लेग्स काट देता है। सच में अलग लेवल है। एंडू शायद गर्दन पर टैप मारता ताकि पैसे बनते। एंडू बैकपैक गिराकर कहता है प्रिपरेशन शुरू। बैग हिलाता है और कॉइन्स एंट्रेंस पर बिखर जाते हैं। कहता है अब बाकी लोग बाहर आएंगे। उसी समय अवेकेंड प्लेयर्स अटैक के लिए आते हैं। एंडू कॉइन एक्सप्लोजन एक्टिवेट करता है, बॉडीज उड़ते हैं, वीक सब एक साथ खत्म, स्मोक स्क्रीन फैलती है। एंडू स्लिप होकर अंदर चला जाता है। विलन्स को मारने में दोनों रूथलेस हैं। अचानक पीछे से वॉलमार्ट वुल्वरीन आता है पर सेकंड में उसका सिर भी अलग। ऊडो को जलाते हुए पूछता है सिगरेट है क्या? एंडू कहता है कुछ ट्रिक्स बचा रहा है, कैमरा सब देख रहे हैं। वह ब्लेड चार्ज कर कैमरा डिस्ट्रॉय कर देता है जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। रूम में रेवन देख रहा है। वुमन कहती है एक ट्रेटर मेटा ऊडो है, दूसरा अननोन। विंग वाला कहता है नेशनल डेटा चेक किया पर इन्फो नहीं। रेवन क्यूरियस है ऊडो को भाई की मौत कैसे पता चली। फ्लैशबैक में हिशाशी मिशन पर सवाल करता है। रेवन कहता है रिच आदमी का ऑर्डर है। हिशाशी कहता है ऐसे लोगों को क्यों मारना? रेवन कहता है ऑर्डर आता है, मारते हैं, पैसा मिलता है। हिशाशी पूछता है विंग्स ऑफ जेनेसिस क्यों टारगेट? रेवन कहता है अजीब सोच रहा है। हिशाशी थ्योरी रखता है रेवन टेस्ट ब्लॉक करना चाहता है। जापान उस गिल्ड पर डिपेंड है, अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो टेस्ट डिले होगा और ब्लैक गिल्ड प्रॉफिट करेगा। रेवन कहता है स्मार्ट है पर गलत बोला, वे सिर्फ जेनेसिस नहीं पूरे जापान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एक फेल्ड नेशनल टेस्ट काफी है। हिशाशी कुछ कहता है तभी उसका लेग लॉक हो जाता है। रेवन शैडो प्रिजन एक्टिवेट करता है, चेन्स जैसा पावर। हिशाशी कहता है अगर वह मरा तो उसका भाई सब करेगा। रेवन कहता है उसे हैंडल करना आसान है। स्पीयर निकालकर सीधा चेस्ट में मारता है, वॉल पर पिन हो जाता है। प्रेजेंट में क्लोक वाला बूढ़ा कहता है इसीलिए किड को लॉक्ड रखना था, अब लेवरेज खत्म। रेवन कहता है वह ज्यादा बोलने लगा था, ब्लैक गिल्ड इन्फो फैलने नहीं देगा। बूढ़ा कहता है जापान डिस्ट्रॉय होगा तो वह हवाई या मालदीव्स में रिजॉर्ट में रहेगा। ब्लॉन्ड किड जैक उसे चिढ़ाता है हॉबी ढूंढो टॉय कलेक्शन के लिए। बूढ़ा गुस्सा होता है, नाइफ निकाल लेता है। रेवन सबको शांत कराता है। वुमन कहती है जल्दी प्लान बनाओ, स्टॉल करने भेजे लोग एक एक करके खत्म हो रहे हैं। रेवन कहता है वह हैंडल करेगा और बॉस को अलर्ट करो। हॉलवे में जैक और क्लोक पूछते हैं क्या 2 वियर्डोस के लिए सबकी जरूरत है? रेवन कहता है टारगेट को अंडर एस्टिमेट मत करो, कॉर्नर्ड रैट भी कैट को हरा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें उस ब्लॉन्ड बालों वाले के पावर का भी कोई क्लू के नहीं है। अचानक एक बंदा फोर्टनाइट वाला इमोट करने लगता है, स्पीयर घुमाता है, जमीन पर मारता है और कहता है वो उन दोनों को मार देगा। बाहर सारे ग्रंट लोग पहले ही मरे पड़े हैं। एंडू इम्प्रेस है, लोग रुक ही नहीं रहे। ऊडो कहता है काम रहो, अभी आधे भी नहीं आए। तभी पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मुड़ते हैं तो रेवन आ रहा है। एंडू पूछता है क्या सीन है? ऊडो कहता है यही वो हरामी है जिसने उसके भाई को मारा। रेवन हाथ फैलाकर कहता है अगर इतना गुस्सा है तो उसे पता चल गया होगा क्या हुआ। ऊडो कहता है
हाँ, वह अशाशी का बदला लेने आया है। वह सुपर एक्सेलरेशन एक्टिवेट करना चाहता है, पर कूलडाउन पर है 3 घंटे के लिए। फिर भी इंस्टिंक्ट से ब्रिज पर दौड़ पड़ता है। एंडू नोटिस करता है दोस्त ने कंट्रोल खो दिया है, पर अभी देखता है कैसे हैंडल करता है। बीच हवा में जैक एरियल स्लैश मार देता है। वॉलमार्ट जेटी पूछता है किसने किया। साइड में जैक खड़ा है। वह कहता है जो यहाँ कदम रखेगा मरने आया है। क्लोक कहता है ऐसे बात करना रूड है किसी से जो भाई का बदला लेने आया है। ऊडो कहता है अगर ये दोनों आए हैं तो मामला सीरियस है। एंडू पूछता है ये कौन है और कॉइन से उड़ा दे क्या। ऊडो इग्नोर करके रेवन से पूछता है हिशी को क्यों मारा। रेवन कहता है कुछ खास नहीं, चूहे ने मालिक को काटने की कोशिश की थी, खत्म करना पड़ा। ऊडो पूछता है सिर्फ अपोज करने पर। रेवन कहता है जो एनिमल बेकार हो जाए उसे जला दिया जाता है। ऊडो कंट्रोल खो देता है। दोनों तरफ से अटैक होता है। एंडू जंप करके स्लैश मारता है, लगा बूढ़े का सिर उड़ा देगा पर नहीं। ऊडो मौका लेकर रेवन पर फिर जाता है। रेवन कहता है एक्सेलरेशन के बिना जीत नहीं सकता। स्पीयर घुमाकर आइस फोर्ट्रेस बना देता है। ऊडो 2 ब्लेड्स मर्ज करके पावरफुल स्लैश मारता है। ओवरहीट एक्सप्लोजन से आइस पिघल जाता है। दोनों मुस्कुराते हैं जैसे ट्रैप में फंसे। एंडू साइड से नोटिस करता है कुछ गड़बड़ है। कॉइन्स फेंककर स्किल एक्टिवेट करता है और ऊडो को ब्लास्ट से पीछे धकेल देता है। ऊडो पूछता है क्यों। एंडू कहता है ध्यान रख, जहां वह गिरा वहां जाइंट आइस पिलर गिरने वाला था। एक्सप्लोजन ना होता तो क्रश हो जाता। एंडू कहता है ऐसे मत मर, अभी मेरे लिए बहुत पैसा कमाना है, रिवेंज भी नहीं होगा। रेवन पूछता है म्यूजियम वाला भी तुम थे क्या। एंडू डॉज करते हुए कहता है बेकार इल्जाम मत लगा। रेवन पूछता है ब्लैक गिल्ड के खिलाफ क्यों। ऊडो जैसे वीक के लिए इतना रिस्क क्यों। एंडू कहता है गेस करो, पैसे के लिए। रेवन कंफ्यूज है, क्या सच में सिर्फ पैसे के लिए एनिमी बना रहा है। एंडू कहता है दुनिया में पैसे से बड़ा कुछ नहीं, बेस गिराने का भी पैसा मिल रहा है। जैसे रेवन ने प्रॉफिट के लिए हिशाशी को मारा, आज रेवन मरेगा ताकि एंडू प्रॉफिट करे। अचानक सोल लिमिट ब्रेक एक्टिवेट करता है, खुद पर नहीं ऊडो पर बफ देता है। मैसेज आता है एक्सेप्ट करेगा तो साइड इफेक्ट्स होंगे। ऊडो एक्सेप्ट करता है। कूलडाउन्स रीसेट हो जाते हैं और टेम्पररी बफ मिलता है। एंडू मुस्कुराकर कहता है अब कैपेबिलिटी है। लाइट पिलर आसमान तक जाता है और ऊडो एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है। रेवन डरता नहीं, स्पिनिंग अटैक करता है, पर इस बार ऊडो डॉज कर रहा है। फेस टू फेस रेवन कहता है वह उसकी मूव्स जानता है। 2 ब्लेड स्पीड इंप्रेसिव है, पर 3 वीकनेस है। पहला रीच शॉर्ट है, दूसरा अटैक में पावर कम है, हल्का हिट लगाकर उसे पीछे धकेलता है, तीसरा एबिलिटी टाइम लिमिट है। एक्सेलरेशन खत्म होते ही जीत पक्की। ऊडो सोचता है सही है, ताकत कम है, पर हार नहीं मानेगा। रेवन की रिवर्स एबिलिटी से सावधान रहना है जो डैमेज वापस भेजती है। यूडो डिसाइड करता है एक्टिवेशन से पहले स्ट्राइक करेगा। रेवन पीछे खींचता है। ऊडो को खुद नहीं पता कैसे पॉसिबल है, पर एंडू के ब्लेसिंग का इफेक्ट है। उसी वक्त रेवन रिवर्स एक्टिवेट करता है और चेस्ट में सीधा अटैक लगता है। ऊडो वॉल से टकराकर खून उगलता है। रेवन कहता है अब भाई से मिलेगा। तभी पीछे से सोड आती है। रेवन मुश्किल से बचता है, मुड़कर कहता है इंटरफियर मत करो। एंडू सपोर्ट दे रहा है, कहता है यूज करो। ऊडो वॉल से सोड निकालता है और रेवन के रिएक्ट करने से पहले चेस्ट में घोंप देता है। कहता है डैगर यूज करना किंग से सीखा है। ब्लेड जमीन में घुसता है। रेवन गिरता है। ऊडो मुस्कुराकर कहता है बदला पूरा हुआ। सिस्टम अनाउंस करता है सोल लिमिट ब्रेक खत्म और लाइफ ड्रेन शुरू। एंडू उसे पकड़ लेता है और कहता है जीत उसने खुद की, उसने बस थोड़ी हेल्प की। ऊडो मुस्कुराता है और पूछता है जैक और क्लोक कहाँ हैं। एंडू कहता है पहले ही निपटा दिए, वे बेहोश पड़े हैं। वह ऊडो की फाइट एंजॉय कर रहा था। बैकग्राउंड में जैक डेथ ऑरा एक्टिवेट करता है और बड़ा स्लैश एंडू की तरफ भेजता है। एंडू डार्कनेस पाथ में फंसता सा दिखता है और हवा में तैरते हुए बड़े रून्स ड्रॉ करने लगता है। एंडू डॉज कर रहा था, लेकिन उसी समय पीछे से बूढ़ा आदमी और अटैक लेकर आ रहा था। कह रहा था कि हवा में वह बच नहीं पाएगा, लेकिन हमारा लड़का तो दुश्मनों की नजर से भी गायब हो जाता है। उसने बेचारे जैक को खत्म कर दिया जो अचानक बूढ़े के पीछे था। कहता है लड़ाई के बीच में कोई बेवकूफ ही अपना हथियार इतनी दूर फेंकता है, और बस वह स्लाइस हो गया। ऊडो हंसता है। उसे पहले से पता था इंस्टेंट एनाइलेशन होगा, क्योंकि हमारे लड़के ने कहा था पावर गैप बहुत बड़ा है। फिर ऊडो माफी मांगता है कि वह हिल नहीं पा रहा। तभी कोई और आ जाता है और कहता है अभी रिलैक्स करना जल्दी है। माइनक्राफ्ट से निकला हुआ लगता है। कहता है उसे नहीं लगा था वह कचरा रेवन को हरा देगा। एंडू हैरान है कि उन हरामियों की रीइंफोर्समेंट्स विंग्स ऑफ जेनेसिस से पहले आ गईं, जिन्हें उसने अंदर जाने से पहले नोटिफाई किया था। लेकिन वह खुश है। हर एक का 100,000 मिलना है और करीब 20 और हैं। वह स्वॉर्ड निकालकर कहता है ये डंजन तो बढ़िया है, और भगवान का शुक्र है उन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वह बंदा पहले ही मुंह के बल रोता पड़ा है। लड़का कहता है वह इंप्रेस है। बंदा दिखने से भी कमजोर निकला। तभी विंग्स ऑफ जेनेसिस पहुंचते हैं जब सब खत्म हो चुका। बहुत देर लगा दी। एंडू मास्क उतार देता है। कहता है अभी डिस्गाइज छोड़ना ठीक है। सुकिनो वहां है। वह तारीफ करती है कि अकेले चले गए। वह कहता है ये लोग काफी इजी थे। वह पूछती है उसका दोस्त कहाँ है। वह जमीन की तरफ इशारा करता है। बेचारा अभी भी दर्द में है। सुकिनो समझ जाती है कि आम लोगों के लिए यह फाइट आसान नहीं थी। सुकिनो कहती है अब विंग्स ऑफ जेनेसिस कंटेनमेंट शुरू करेगा। कैप वाला कहता है सबको मार देना चाहिए क्योंकि सब क्रिमिनल हैं। बॉल्ड वाला एग्री करता है, लेकिन वह मना कर देती है। यहाँ कमांडर एंडू है
और वही ऑर्डर्स देगा। सब चुप। रिस्पेक्ट साफ दिख रहा है। पीछे से कोई कोन गिराकर सबको अलर्ट करता है कि रूल्स फॉलो करो। होसिनो योरी भी आ गई। कैप वाला उससे उलझता है पर लड़के सबको चुप कराते हैं। प्लान है नंबर्स से सराउंड करना ताकि कोई भाग ना सके। एग्जिट ब्लॉक करेंगे पर अंदर इन्वेड नहीं करेंगे। जो बाहर आना चाहे आने दो। कोई एंडू के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। सब चुप। कैप वाला बड़बड़ाता है पर रूल फॉलो करना पड़ता है। रात हो जाती है। बाहर कैंप लगा है। अंदर ब्लैक गिल्ड लॉक्ड है और बाहर बारबेक्यू चल रहा है। लोग मार्शमैलो भून रहे हैं। एंडू एप्रन पहनकर कहता है रीइंफोर्समेंट्स की इन्फो लीक हुई थी इसलिए दुश्मन पहले पहुंच गए। अभी बाहर खाकर वेट करेंगे। डंजन में खाना नहीं होता। अंदर वाले भूख से खुद बाहर आएंगे फिर जेल। ऊडो कहता है मीट वाला प्लान परफेक्ट है। एंडू कहता है बारबेक्यू आइडिया विंग्स ऑफ जेनेसिस का था। लड़कियां कहती हैं फुल परफॉर्मेंस के लिए खाना और रेस्ट जरूरी है। अचानक सुकिनो कुछ फील करती है। कहती है 2 सस्पिशियस लोग आ रहे हैं। एंडू खड़ा हो जाता है। कहता है वह हैंडल करेगा। बॉल कहता है बस 2 लोग हैं रिकॉन अटैक होगा। एंडू कहता है इस नई दुनिया में क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करती है। 100 वीक से अच्छा एक स्ट्रांग से लड़ो। वह ऊडो से पूछता है रेवन के ऊपर रैंकिंग में कौन था। वह कहता है बेटा, गैमा और अल्फा। फुटेज में 2 लोग फॉरेस्ट से दौड़ते दिखते हैं। चेहरा अननोन है पर शायद बेटा और गैमा है। ऊडो कहता है अल्फा शायद अंदर है और रीइंफोर्समेंट्स बुला रहा है। सुकिनो पूछती है क्या वह एक को ले। प्लान है वह एक से लड़े, एंडू एक से और बाकी टीम आखिरी को। ऊडो वार्न करता है अल्फा सबसे वियर्ड है। एंडू पूछता है स्ट्रॉन्ग एनिमी से ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है क्या दिशा। वह कहती है रिवॉर्ड सेम है। वह कहता है बोरिंग है फिर तो वीक मारना ही सही। थोड़ी देर बाद सुकिनो और ऊडो आगे बढ़ते हैं। तभी फॉरेस्ट में स्क्रीम गूंजती है और पक्षी उड़ते हैं। वह सबको पीछे हटने को कहती है। तभी एक बंदा उड़ते हुए आता है, सबको घसीटता है, दीवार तोड़ देता है और जमीन पर ट्रेन ट्रैक जैसा निशान बन जाता है। पर्पल बाल वाला कहता है उसे टोटल अनाइलेशन की उम्मीद नहीं थी। इंपॉर्टेंट मेंबर्स बच जाते हैं। सुकिनो कहती है ये आसान नहीं होंगे। ऊडो कहता है वह कुछ संभालेगा। वह कहती है नहीं, वह दोनों को अभी गिराएगी। फायर वेव छोड़ती है। वे दोनों आर्म्स क्रॉस करके सीधा अटैक झेल लेते हैं। रूफटॉप पर एक अजीब आदमी कहता है ये रूड है। सुकिनो का क्लैन उसके फ्लेम साइक्लोन से इंप्रेस है। वह कूल अंदाज में कहती है ये ह्यूमंस पर यूज करने के लिए नहीं था। तभी एक बंदा फ्लेम से कूदकर उस पर रश करता है। वह पहला अटैक ब्लॉक करती है। वह कॉम्प्लीमेंट करता है कि गिल्ड लीडर के लिए बुरी नहीं। दूसरा नीचे से अटैक करता है पर हुसीनो ब्लॉक करती है और वह भी। 2 बड़ी स्वॉर्ड को डैगर से रोकना कमाल है। वह कहता है वह सच में स्ट्रांग है। सुकिनो थैंक्स कहती है पर सामने वाला वॉर्न करता है अगर दोस्त इंटरफियर न करता तो मर चुकी होती। कहता है मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस है पर प्लेयर्स के खिलाफ वीक है। वह कहती है अंडर एस्टिमेट मत करो। वह हवा में एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अचानक नाक या मुंह से नीडल निकालकर उसके शोल्डर में चुभा देता है। वह गिरती है। नीडल निकालती है पर पॉइजन था। अब सब डिस्टर्बड दिख रहा है। डेडली पोशन था। हीलर्स हीलिंग मैजिक करते हैं पर 2 हील के बाद भी पॉइजन फैलता जा रहा है। हीलर्स पैनिक में है क्योंकि हीलिंग काम नहीं कर रही। वह बंदा कहता है बेकार है। पेल वाला शायद बेटा है। वह कहता है अभी यहाँ किसी के पास इतना कलर या स्लैश पावर नहीं जो पॉइजन रोक सके। सुकिनो अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ देती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो पॉइजन फैलने से पहले उसे खत्म करना होगा। वह बेटा पर फिर अटैक करती है पर वह हंसता रहता है। कहता है उसकी ताकत कमाल की है पर इंसान के खिलाफ यूज करना नहीं आता। वह फिर से स्लैश के लिए बढ़ता है पर उसके सामने फायर साइक्लोन आ जाता है। वह हंसता है कि कुछ समझ नहीं आता। तभी पीछे से मैसिव हैमर आता है और उसकी रीढ़ पर जोरदार वार करता है। वह जमीन में धंस जाता है। उसका हाथ भी खराब हो जाता है। पीछे से और अटैक आते हैं। विंग्स ऑफ जेनेसिस की एक लड़की स्पीयर से निशाना ले रही है, दूसरी बो से। ऊपर एक बंदा स्वॉर्ड लेकर। तीनों अटैक उसकी पीठ पर लगते हैं और बेटा उड़ जाता है। सुकिनो कहती है उसका एरिया अटैक सिंगल टारगेट पर कम डैमेज करता है पर विजन काटने और साथियों को पास आने देने के लिए परफेक्ट है। तभी वह खुद मुंह के बल गिर जाती है और सब मदद को दौड़ते हैं। बेटा मरते ही पॉइजन हट जाता है। यही गेम वर्ल्ड का रूल है। बफ वाला बंदा उसकी डिस्ट्रैक्शन प्लान की तारीफ करता है। वह कहती है विंग्स ऑफ जेनेसिस की ताकत इंडिविजुअल्स नहीं टीम है। उधर ऊडो दूसरे से लड़ रहा है। इस बार वह सामने वाले को दबा रहा है। शायद गामा है जो समझ नहीं पा रहा कि यह गद्दार इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। पहले तो कमजोर था। प्रॉब्लम है होसिनो ओरी हमेशा उसके साथ है। इलीट थीफ प्रोफेशन वाली, 28 साल की, अनमैरिड, मोसिनो सिटी की, थिएटर ग्रुप की मेंबर। गामा समझ नहीं पा रहा कैसे पुश हो रहा है। अगर जल्दी खत्म नहीं किया तो मरेगा। पीछे से हेडशॉट आने वाला था तभी ब्लेड स्टॉर्म एक्टिवेट कर दोनों को दूर फेंक देता है। वह रिट्रीट करना चाहता है तभी लाइट स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। ये एंडू नहीं होसिनो है। वह उसे कोकून में लपेट कर सोल थ्रेड इंसिनरेशन एक्टिवेट करती है। सच में बारबेक्यू कर देती है। एंडू उसकी तारीफ करता है। फिर पता चलता है उसने मास्क इफेक्ट से अपीयरेंस स्वैप किया था। होसिनो पसीना पोंछते कहती है एंडू बनकर एक्ट करना मुश्किल था। बॉल्ड बंदा कंफ्यूज है। वह बताती है एबिलिटी का नाम विजुअल स्वैप है, इफेक्ट नाम से क्लियर है। एंडू कहता है आइडिया उसका और सुकिनो का था और काम कर गया। वह खुद भी ह्यूमन से लड़ने में स्पेशलिस्ट है। अब सिर्फ अल्फा बचा है। वे उसे नीचे आने को कहते हैं। अल्फा ऊपर से पूछता है क्या वही एंडू है।
कहता है वीक लोगों को हराने से कुछ नहीं बदलेगा। वह स्वॉर्ड पकड़कर ब्लास्ट जमीन में भेजता है। एंडू पीछे कूदता है और सबको पीछे हटने को कहता है। होसिनो ऊदो की गोद में ब्लश कर रही है। अल्फा डिजिटल जैसा अटैक भेजता है, फिर ऊपर से ढेर सारी स्वॉर्ड समन करता है। कहता है इस बार एंडू नहीं बचेगा। एंडू डोडज करता है और सोल डगर से स्वॉर्ड काट देता है। अल्फा हवा में उठ जाता है, चारों तरफ स्वॉर्ड तैर रही हैं। कहता है पहली बार किसी ने उसका अटैक पहले ट्राई में ब्लॉक किया। लड़कियां कंफ्यूज हैं कि वह स्वॉर्ड पर उड़ रहा है। एंडू जानता है यह स्पिरिचुअल बर्जर्कर क्लास और इनविजिबल सोल हैंड का कॉम्बो है जो क्लोन बनाकर भारी डैमेज देता है। वह सुकिनो को वार्न करता है कि यह माना ज्यादा जलाता है, इसलिए हीलर को टारगेट करेगा। अल्फा कहता है प्लान जानकर भी कुछ नहीं बदलेगा। एंडू डॉज कर रहा है पर स्ट्रगल दिख रहा है। स्पिरिचुअल बर्जर्कर शुरुआत में सबसे स्ट्रॉन्ग क्लास है। दूर से टैंकर्स उसे बफ दे रहे हैं। ऊडो कहता है ध्यान से देखो। एंडू हार नहीं रहा, वह हर फेटल ब्लो अवॉइड कर रहा है, एनर्जी कंजर्व कर रहा है। अल्फा चेस्ट पर क्लीन हिट मारता है और कहता है इरिटेटिंग मत बन। फिर सोर्ड्स की बारिश करता है और स्पिरिचुअल लॉर्ड एक्टिवेट करता है। 50 ब्लेड समन करता है। एंडू कहता है ये टीडियस है। जमीन फटती है पर वह आसमान में है। वह छोटा ड्रैगन जैसा समन करता है। सब शॉक हैं, ये उसका सोल सर्वेंट है। वो बड़े स्नेक से कहता है खाने को बहुत है। अल्फा कहता है स्नेक से कुछ नहीं बदलेगा। एंडू को डैमेज मिलता है पर हीलर तुरंत हील कर देते हैं। एक हीलर वार्न करता है डैमेज ज्यादा है। अल्फा हंसता है कि अब स्पिरिचुअल बर्जर्कर की पावर समझेगा। बिगिनर मैन क्लास उससे कम्पीट नहीं कर सकता। सुकिनो हीलर्स को हीलिंग बढ़ाने को कहती है। अल्फा नोटिस करता है स्नेक ग्रो कर रही है और स्नेक्स आ रही हैं। एंडू कहता है उसे इतना फीड करोगे तो यही होगा। अटैक की बौछार में अल्फा की सोर्ड्स टूट जाती हैं। स्नेक प्रे की तरह अल्फा को देखती है और मेन कोर्स आ गया कहती है। अल्फा गुस्से में स्पिरिचुअल टेरिटरी एक्टिवेट करता है। स्नेक कटने लगती है। एंडू जानता है ये एबिलिटी सोर्ड रेंज कम करके ज्यादा समन करती है पर यूजर का एचपी ड्रेन करती है। स्नेक शायद सर्वाइव न करे। तब पीछे से अटैक आता है लेकिन ऊडो सही समय पर पहुंचकर एंडू को बचा लेता है। अरे वह अटैक कैप वाले और बाल्ड वाले ने ही पीछे से फेंका था। अब ऊडो कहता है इन हरामियों ने आखिर अपनी असली पहचान दिखा दी। वह दोनों के पास से गुजरते हुए उनके सिर के पीछे थप्पड़ मारता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त अल्फा हमारे लड़के के पीछे आ चुका था लेकिन वह झुककर बच जाता है। डॉज करते ही घूमकर उसके कंधे में वार कर देता है। वह कचरे की तरह जमीन पर गिरकर कांपने लगता है और पूछता है यह कैसे पॉसिबल है जबकि वह परफेक्ट सरप्राइज अटैक था। एंडू कहता है परफेक्ट अटैक जैसी कोई चीज नहीं होती, खासकर जब उसे शुरू से पता था कि वे दोनों स्पाई हैं। खून उगलते हुए अल्फा कहता है ब्लैक गिल्ड से दुश्मनी का पछतावा होगा, लेकिन एंडू को फर्क नहीं पड़ता। जापान में ब्लैक गिल्ड की मेन फोर्सेस खत्म हो चुकी हैं और अब रिवॉर्ड लेने का समय है। कुछ देर बाद हमारे लड़के ने सबको बंद करके उनके बाउंटी वाले छोटे बोर्ड लगा दिए, उन्हें साफ लूट लिया और सोने के ढेर सारे बक्से लेकर निकल गया। गिल्ड वाले कहते हैं कार्गो ट्रक में लोड हो चुका है और वह कहता है ड्राइव करो। फिर सुकिनो से कहता है वह काम खत्म कर चुका है, कासल में जो है वह रख ले। वह कहती है जहां तक उसने देखा वह सब ले गया, कुछ बचा नहीं। वह पूछता है जो सफेद पाउडर मिला वह चाहिए क्या? वह मना कर देती है। अगला सीन गोल्ड फार्मर्स के साथ। याहू बताता है मिशन रिवॉर्ड अकाउंट में आ गया। गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण एक डायरेक्ट असिस्टेंट भी मिलेगी। एंडू जानता है असिस्टेंट मतलब वॉचडॉग और उसका मन नहीं है। रूमी पूछती है इतना सोना क्या करेंगे? कासल से मिला नहीं कह सकते वरना सरकार ले लेगी। तभी टाइट स्कर्ट में एक लड़की आती है और पूछती है क्या वह एंडू है? वह मुड़कर पूछता है कौन हो? वह कहती है हंटर रैंकिंग एग्जाम वाले दिन मिली थी, उसे याद नहीं। कहता है जो पैसा न दिलाए वह याद नहीं रहता। वह अपना नाम बताती है सुकुमा मीजा, वही काउंटर वाली लड़की। वह बात करना चाहती है पर एंडू सीधा पूछता है पैसे देने आई हो या नहीं? वह कहती है हाँ, जापानीज गवर्नमेंट ने उसे असिस्टेंट बनाकर भेजा है, मतलब वह फ्री में काम करेगी। एंडू कहता है फ्री में काम करने वाले बहुत हैं। वह कहती है वह कुछ भी करेगी। सब शर्मा जाते हैं। वह साफ करती है कि वह फ्लोर साफ कर सकती है, निगोशिएशन कर सकती है, इलीगल चीजें कवर कर सकती है, एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स ढूंढ सकती है। एंडू अलग सोच में पूछता है क्या वह सोने की ईंटें बिना ट्रेस बदले कन्वर्ट करा सकती है? वह कहती है हाँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्राबैंड बताकर बेच देगी और हंटर एसोसिएशन कमीशन के नाम पर पैसा जमा हो जाएगा, लीगल रहेगा। वो चीकी लुक देती है टेस्ट करना है क्या? एंडू कहता है भरोसा नहीं। वह कहती है 5 बिलियन अपफ्रंट देगी प्रूफ के लिए, 10 मिनट में अकाउंट में होगा। वह टाइमर लगा देता है। 10 मिनट बाद रूमी कंफर्म करती है 5 बिलियन आ गए। मीसा पूछती है अब समझे वह कितनी पावरफुल है। अगला सीन गोल्ड बार डील हैंडल हो रहा है। वह टैबलेट देती है। एंडू कहता है वह सच में यूजफुल है और गोल्ड गिल्ड में वेलकम करता है। फिर पूछता है सरकार का असली गोल क्या है? वह कहती है फॉरेन नेशंस उनके देश के हंटर्स को हायर न कर सकें। प्लेयर्स को ऑफर हर देश से आते हैं। एंडू साफ कहता है बेहतर ऑफर मिला तो उसी दिन उड़ जाएगा, इसलिए उसे ज्यादा कमाने दो। वह क्यूट अंदाज में गारंटी देती है। 10 मिनट बाद रूमी उसे डॉक्यूमेंट्स देती है। अब उसका काम पेपर वर्क और नेक्स्ट मंथ मिशन सिलेक्ट करना है। कुछ देर बाद मीसा बताती है 4 दिन से कोई मिशन रजिस्टर नहीं हुआ। एंडू को सस्पिशियस लगता है। वह गवर्नमेंट से कंफर्म करने को कहता है। वह वॉन्ड निकालकर टेलीपैथी करती है। जवाब आता है 4 दिन से कहीं कोई मिशन नहीं। सैटेलाइट्स ने भी कुछ डिटेक्ट नहीं किया। दूसरे देशों में भी यही हाल। एंडू कहता है ये मैसिव मिशन का संकेत है। अभी जो मिशंस हैं
उन्हें ग्रैब करो क्योंकि ड्राई पीरियड आएगा। तभी सिस्टम विंडो आता है, नया लार्ज स्केल मिशन वाटरफॉल टेस्ट, 90 दिन में बॉस हराना है, एरिया पूरा एशिया, कॉन्टिनेंटल स्केल इवेंट, फेल हुए तो रीजन खत्म। रूमी पूछती है अभी छोटे मिशंस चल रहे हैं, क्या करें? एंडू कहता है वेट करो, जितना एंड के करीब जाएंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। गिल्ड वाले समझ जाते हैं उसे सिर्फ पैसा चाहिए, वह कॉन्टिनेंट रिस्क पर लगा सकता है। वह कहता है रिवॉर्ड कम हुआ तो एशिया छोड़ भी सकते हैं। रूमी शॉक्ड है, वह कहता है कुछ तय नहीं, रिवॉर्ड पर डिपेंड है, बिग कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, दुनिया भर की गिल्ड्स compete करेंगी, पार्टनर्स ढूंढने होंगे, सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ काफी नहीं। एक हफ्ते बाद मीसा इंटेल लाती है, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, 500 मिलियन पर मिशन, टोटल 70 बिलियन। मिशंस 5 रीजन्स में आए थे, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील को मिशन नहीं मिला क्या? प्रेजुडिस है क्या? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब हेल्प के लिए खुले हैं। 70 बिलियन सुनते ही हमारे कमीने के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। वह कहता है लार्ज स्केल मिशंस अलग लेवल के होते हैं। आखिर में विंग्स ऑफ जेनेसिस के साथ पार्टनरशिप होगी। नेगोशिएशन सुकिनो संभाल रही है और आमतौर पर वह कुछ नहीं लेती, लेकिन इस बार डील 70% उनके लिए और 30% सुकिनो के लिए है। वह बस मुस्कुरा रही है। हमारा लड़का पूछता है बाकी देशों की तैयारी और ताकत कैसी है? मीसा कहती है पता लगाना मुश्किल है, फॉरेन गिल्ड्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत गिल्ड्स वीक लोगों से भरी हैं जो लो लेवल मिशंस फार्म करते रहते हैं। गोल्ड फार्म जेनेसिस जैसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड रेयर हैं। बाकी ट्रांसेंडेंटल्स की आइडेंटिटी और लोकेशन मोस्टली अननोन है। थाईलैंड में किसी ने नेशनल लेवल डंजियन क्लियर किया ऐसी रूमर है। वह एक्साइटेड है कि इंटरनेशनल गैदरिंग 2 हफ्ते में है, तब तक मैक्सिमम इंटेल जुटाएंगे। 2 हफ्ते बाद सब लाइन में खड़े हैं, जगह भरी हुई है लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ 4 टीम्स करना चाहती हैं, बाकी भीड़ एनपीसीज की है। लोग पूछते हैं 70 बिलियन के लिए इंटरनेशनल गिल्ड्स इंटरेस्टेड नहीं है क्या? मीसा बताती है 10 गिल्ड्स इंटरेस्टेड थीं लेकिन रिक्वायर्ड प्लेयर नंबर पूरा नहीं कर पाई। लार्ज स्केल मिशन में नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग रिस्क कम लेते हैं क्योंकि वे पहले से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सुकिनो कहती है उनके गिल्ड में भी वॉलंटियर्स ढूंढना मुश्किल था। वह पूछती है गोल्ड फार्मर्स से कितने लोग आ रहे हैं? वह कहता है ऑब्वियस है, सब आएंगे, पैसा इन्वॉल्व है तो या तो ज्वाइन करो या बाहर निकलो। वह पूछता है दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ चांस है क्या? मीसा कहती है ब्लाउ वोगल नाम की इंटरनेशनल गिल्ड ऑस्ट्रेलिया मिशन ले चुकी है। एशिया मिशन में ब्लैक ड्रैगन से कंपटीशन है। ब्लैक ड्रैगन ने नेशनल लेवल क्लियर नहीं किया इसलिए खास नहीं लगती। रूबी कहती है विंग्स ऑफ जेनेसिस ने नेशनल डंजन क्लियर किया है तो इजी होना चाहिए, लेकिन मीसा के एक्सप्रेशन से लगता है इतना आसान नहीं। मीटिंग में फैन पकड़े एक आदमी हमारे लड़के को घूर रहा है। ऑस्ट्रेलिया मिशन ब्लाउ वोगल को मिल जाता है, फिर एशिया मिशन की बारी। जापानीज रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से सुकिनो स्पीच देती है, गोल्ड फार्मर्स और जेनेसिस का जिक्र करती है, नेशनल डंजन क्लियर करने की बात करती है। सब क्लैप करते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा गया। अब दूसरी टीम की बारी। फैन वाला आदमी कहता है प्रेजेंटेशन बोरिंग था। वह बोलता है ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हीलर का होता है और रिसर्च कहती है 70% डंजन डेथ्स हीलर की होती हैं। वह कहता है उसकी टीम हीलर पर डिपेंड नहीं करती, हीलर्स अननेसेसरी लायबिलिटी हैं। उनकी टीम में सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर, स्पी मास्टर और फिस्ट मास्टर हैं। ये सब ऑरा से बॉडी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गेम के समय उन्होंने स्टॉर्म ट्रायल नाम का नेशनल डंजन ऐसे क्लियर किया। एबिस ट्रायल और ईस्टर्न लैंड्स ट्रायल भी उसी स्ट्रैटेजी से क्लियर किया। वाटरफॉल ट्रायल का एक्सपीरियंस नहीं है पर मेथड सेम रहेगा। सब मुस्कुरा रहे हैं। एंडू कहता है ये लोग बर्बाद हैं। सुकिनो कहती है हीलर के बिना कॉन्टिनेंटल मिशन पॉसिबल नहीं। एंडू कहता है एबिस ट्रायल में स्ट्रैटेजी बेस्ट थी लेकिन वाटरफॉल ट्रायल में टेरेबल ऑप्शन है और ये सब मरेंगे। मीटिंग डिसीजन के लिए शुरू होने वाली थी। हमारा लड़का निकलने लगता है। लोग कहते हैं वेट करो, जजेस ऐसी टीम नहीं चुनेंगे जो जीत न सके। वह कहता है फर्क नहीं पड़ता, आखिर में फायदा उनका ही होगा। फैन वाला आता है और पूछता है लूजर्स जा रहे हैं क्या? वह कहता है रिजल्ट पहले से डिसाइड था, मीटिंग से पहले, शायद किसी को पे किया हो। वह कहता है अच्छा हुआ ये हीलर और वह भी वुमन लीडर के साथ डंजन में नहीं जा रहे। सुकिनो शांत होकर कहती है वह एरोगेंट और बेवकूफ है, अभी पीछे हट जाए वरना मरेगा। वह गुस्से में ऑरा एक्टिवेट करता है। सुकिनो भी वेपन की तरफ जाती है, तभी एंडू आता है और उसे परफेक्टली स्टिल रहने को कहता है। वह रियलाइज करता है उसे एंडू का अप्रोच पता ही नहीं चला। एंडू टीम की तरफ से अपोलोजाइज करता है, कहता है आर्ग्यू करने का मतलब नहीं। रिक्रूटमेंट नोटिस पढ़ लो, अगर एक टीम फेल होती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट करती है। टाइम कम होगा तो बोनस भी मिलेगा। एंडू कहता है सेम काम के ज्यादा पैसे से अच्छा कुछ नहीं। ब्लैक ड्रैगन वाला हंसता है, कहता है एक गिल्ड औरतों से भरी और दूसरी मनी फार्मर्स। जोक है। वह कहता है वे फेल नहीं होंगे, अफसोस है उन्हें पहले मरते नहीं देख पाएंगे। रिजल्ट अनाउंस होता है। वाटरफॉल टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक ड्रैगन को मिलता है। वह स्मर्क करता है। एंडू कंग्रेचुलेट करता है और कहता है खूब स्टॉल करना और फेल होना ताकि वे एंड में आकर फैट बोनस ले सकें। वह मुड़कर चला जाता है। दूसरे कमरे में सुकिनो पूछती है अब क्या करेंगे? जापान वापस? वेट। एंडू कहता है अभी चाइना जाएंगे, वाटरफॉल टेस्ट के पास है, जब वे फेल करेंगे तब सही समय पर एंट्री लेंगे।